बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक और खिलखिलाती, खूबसूरत और पॉजिटिव सुबह के साथ आपके सामने चुगन काजिम हाजिर है। व्यूअर्स, बसंत बड़े भरपूर अंदाज में पूरे पंजाब में मनाई गई, स्पेशली लाहौर के अंदर। और आज सुबह 5 बजे तक की परमिशन जो है वो कल रात को सीएम साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक्सटेंड कर दी, तो लोगों ने सुबह 5 बजे तक लिटरली जो है इन्जॉय किया। 3 दिन का ये जश्न बसंत, जश्न बहार का जो एक बहुत ही अमेजिंग और सक्सेसफुल इवेंट जो है वो आज सुबह 5 बजे अपनी कंप्लीशन को गया। और मैं तहे दिल से सीएम साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने इतने अरसे बाद बसंत के फेस्टिवल को, इस रिवायत को और इस रंगों भरे फेस्टिवल को रिवाइव किया, इजाज़त दी। और हमें ना सिर्फ इजाज़त दी बल्कि किस तरीके से मनाना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस भी दी, ताकि हम एक सेफ़ और डिसिप्लिन और सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए बसंत को मनाएं, ताकि ये त्यौहार सिर्फ एक दफ़ा नहीं मतलब 10-10, 20-20 सालों में बल्कि हर साल मनाया जाए। और ये सिर्फ त्यौहार नहीं बल्कि हमारी सकाफ़त, हमारी खुशी और हमारी रिवायत की पहचान है। आप करें कि मतलब मैं ऑनेस्टली व्यूअर्स, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा बसंत इसलिए भी एक बहुत एक्साइटिंग, बसंत की वापसी इसलिए एक्साइटिंग थी क्योंकि मुझे ये बात हमेशा फील होती थी कि मेरे बच्चों ने तो बसंत देखी ही नहीं। हमज़ा इस साल 20 साल के हो जाएंगे, तो जब हमज़ा पैदा हुए तब तक तो बसंत ख़त्म हो चुकी थी, राइट? क्योंकि हमज़ा 2006 में पैदा हुए और 2007 में मतलब डिबेटेबल है कि हुई थी बसंत, नहीं हुई थी, क्या हुआ था, वटेवर। तो मतलब अगर आप कहें तो 20 साल तो हो गए। तो ना हमज़ा ने बसंत देखी, ना हसन ने देखी, ना नूर ने देखी। नाउ अल्लाह का शुक्र है कि हसन और नूर ने तो कम से कम बसंत देख ली, और इंशाल्लाह 2-3 साल बाद जब हमज़ा अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके वापस आएंगे तो उसे भी फिर बसंत एंजॉय करने का मौका मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट, ईद की खुशियाँ होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन बसंत को जिस भरपूर और क्रेज़ी अंदाज में लाहौर में, पंजाब में मनाया जाता था, व्यूअर्स लिटरली आपको मैं बताऊँ, हम लोग एक दूसरे को जब कल परसों और तरसों मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे मिले थे तो कहते थे हैप्पी बसंत, बसंत मुबारक, के जैसे कि कोई इस लेवल का फेस्टिवल है कि एक दूसरे को मुबारक देने की ज़रूरत है, बट है मुबारक देने की ज़रूरत। बचपन की यादें ताज़ा हुई, लाहौर का शहर रंगों से भर गया और मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज गया, और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत से लोगों ने ट्रैवल करके बसंत को पाकिस्तान में आके एंजॉय किया। सो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड थैंक यू अगेन मरियम नवाज शरीफ साहिबा हमें रिवाइव करने का और वापस जगाने का। एंड नज़मा बुखारी साहिबा का भी मैं यहाँ पे स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उनका एक इवेंट था ऑन सैटरडे, तो मुझे उसको अटेंड करें, वो 3 दिन उनका भी चला। उन्होंने जो बसंत के एहतमाम किए थे, एंड आई गॉट अ चांस टू गो एंड अटेंड, और बहुत ही अच्छा लगा व्यूअर्स। मतलब खाने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम, हल्ला गुल्ला चल रहा है, बसंत, काइट फ्लाइंग, म्यूज़िक, बट बड़ा डिसेंट म्यूज़िक प्ले कर रहा है। फिर जो एक एंथम भी बसंत से रिलेटेड बना वो भी सुनने का मौका मिला। तो जेन्युइनली व्यूअर्स बड़ा ही मज़ा आया, और कसम से जिस तरह बंदा अपने बड़े किसी करीबी फैमिली मेम्बर की शादी, भाई की शादी या बहन की शादी के बाद थक के बैठ नहीं जाता, तो आज मंडे को एक्साइटमेंट बहुत है बैक टू वर्क, लेकिन थोड़े से हम एग्जॉस्ट हो गए क्योंकि हमने बसंत को प्रॉपर मनाया है। और माशाल्लाह शब बारात हुई, उसके बाद 5 फरवरी को हमने कश्मीर डे ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद फिर बसंत शुरू हो गई, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे सुबह 5 बजे तक। सो सब ने बहुत अच्छे तरीके से इस फेस्टिवल को मनाया, और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट हमारी आवाम को देना चाहूँगी। देखिए, सिक्योरिटी सर्विसेज वगैरह सब ने तो बड़ा एफर्ट किया, पुलिस ने अपनी ट्रैफिक पुलिस ने, रेगुलर पुलिस ने, आर्म्ड फोर्सेस, सब ने मिलके अपना अपना हिस्सा डाला, लेकिन हमारी आवाम के ताउन को मैं सलाम पेश करती हूँ, जिस खूबसूरती से और जिस ब्रिलियंस के साथ आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और रूल्स को फॉलो किया और हर चीज़ को बड़े प्रॉपर तरीके से आगे लेके चले। सो अल्लाह करे अब इंशाल्लाह हर साल हमें बसंत का ये त्यौहार एंजॉय करने का मौका मिले। व्यूअर्स, आज के इस टॉपिक पर बात करेंगे, उसकी तरफ जाने से पहले मैं ज़रा आमना से बात करना चाहूँगी, क्योंकि बसंत
कैसे हो सकता है कि राइट आफ्टर द एंड ऑफ बसंत हम उस पर बात ना करें। तो शेफ आमना इलियास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आमो। आमो, आपकी तो बसंत ही नहीं खत्म हो रही जी, आप मजीद बसंती बन के आ गई हैं। बिल्कुल, मैंने कहा अभी जरा एक टच थोड़ा सा दे देते हैं, लेकिन मैं भी ना जो मैंने काफी कपड़े निकाले हुए थे ब्राइट ब्राइट कलर्स के, तो जो नहीं पहनने के मौके मिले अब वो मैं इस हफ्ते पहनूंगी क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हो गई ना। जितो जो मिले पूरी अलमारियां फरोल दी, पुराने सूटकेस खोल दिए, गुलाबी कपड़े, चुनरी के कपड़े, गुलाबी कपड़े, चुनरी के। पहले भी हम इस तरह एक प्रॉपर्ली यानी बनवाते थे उस तरह के कपड़े, तो वही अब हमें एक मौका मिल गया। और ईदों पे इतनी तैयारी नहीं होती जितना बसंत के 3 दिन की तैयारी। बिल्कुल सही बात है। ईद पे हम लोग अक्सर एक सूट बनाते हैं या 2 बना लेते हैं, पहले दूसरे दिन का, तीसरे दिन बंदा कोई चीज जो है ना पहले की होती है बंदा पहन लेता है। बसंत पे तो अगर आपने फॉर एग्जांपल फ्राइडे नाइट को कुछ पहना है तो वो मंडे की सैटरडे की सुबह वो नहीं पहन सकते। सैटरडे को अगर आपने आधा टाइम कहीं और गुजारा तो सैटरडे की शाम को जहाँ आपने गुड़िया उड़ाने जाना है वहाँ फर्क कपड़े पहन के बिल्कुल ऐसे ही है। और वो यही था कि वो ईद के जैसे 3 दिन होते हैं ना, हमें बसंत के जो 3 दिन मिले हैं उसमें एक्साइटमेंट, और जो बच्चों की एक्साइटमेंट, देखिए आपके बच्चों के लिए, आपके बॉयज के लिए तो ये पहला एक्सपीरियंस था। बिल्कुल ऐसा ही है, फर्स्ट टाइम उनका ये था एक्सपीरियंस। और वो पहले दिन वो जरा सीखते रहे हैं कि अच्छा क्या होता है। पहले तो सवाल बहुत थे, हम लोग बल्कि हंसते रहे कि जेनजी को क्या पता, लेकिन उन्होंने जो एंजॉय किया है, मैं कहती हूँ कि शायद हमें भी पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, और उंगलियों पे टेपे ना उन लोगों ने भी लगाई जिन्होंने पतंग की डोर को हाथ भी नहीं लगाया। वो जरा पिक्चर्स वगैरह, सिर्फ पिक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कि हमने वो लगाई बहुत जो है वो, भाई मैंने तो 2 दिन हल्की सी चढ़ाई गुड्डी और फिर मैंने कहा मेरी उंगली ना कट जाए, फिर मैंने कहा रहने दो हाथ खराब होंगे ना। तो मुझे मेरी दूसरे मसाइल थे। मैं तो खाने के इंटरेस्ट में निकली थी, सच्ची बात है। एक तो रौनक देखने के लिए और खाने के इंटरेस्ट, जो बारबेक्यूज और मौसम जो इतना अच्छा था, ये बेहतरीन जो मौसम रहा है उसमें। फिर पहले तो वो हवा चल रही है और जनाब पूरी रात नहीं, पर मेरी बारी तो हवा रुक जाती थी। अच्छा, वो 2-3 दफा जब मैंने गुड्डी उड़ाने की कोशिश की वो करके लमकनी शुरू हो गई। मैंने कहा जाए आप, मैं नहीं बोल रही, मैं नहीं बोलती, मैं गुड्डियों से नहीं बोलती। ठीक है, बट यू हैड अ गुड टाइम। बहुत जबरदस्त, अमेजिंग टाइम, अमेजिंग। भाई अब ये हो गया तो अब तैयारी पकड़े रमज़ानुल मुबारक के व्यूअर्स, क्योंकि इंशाल्लाह एक मतलब 8-10 दिन के अंदर अंदर रमज़ान की आमद है। और हमने अब अपनी रमज़ान की भी तैयारियां करनी है। जहाँ पे हमने बसंत की इतने भरपूर अंदाज में हल्ला गुल्ला ये वो किया, अब अगर बसंत की आमद, अब अगर रमज़ानुल मुबारक की आमद है तो हमें अपनी रमज़ान से रिलेटेड भी तैयारियाँ करनी है। और हमेशा आपको पता है कि रमज़ान आने से पहले ही मैं आपको कहती हूँ कि यार जब जाएंगे अपना सामान सौदा लेने के लिए तो किसी एक फैमिली के लिए राशन बना के ले आइएगा। देखिए कोई नहीं आपको कह रहा कि आप हज़ारों लाखों रुपए का खर्चा करें, बट अगर साहिब हैसियत हैं, अपना बना रहे हैं, तो किसी एक, या आपके घर में जो स्टाफ काम करता है, देखिए बड़ी दफ़ा उनके लिए रमज़ानुल मुबारक में सहरी इफ्तारी दोनों टाइम अफोर्ड करना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है। तो एटलीस्ट जो घर में लोग काम करते हैं अपना जब राशन लाएंगे तो उनके लिए भी कुछ राशन की चीज़ें ले आइएगा, एक चीज़। दूसरी बात, रमज़ान शुरू होने से पहले ही अगर आप अपनी अलमारियों को एक दफ़ा फरोल लें, चेक कर लें और देख लें कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें 1-2 साल से आपने लगातार नहीं पहनी, वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। देखिए व्यूअर्स, कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ती है रमज़ान में, खाने पीने की भी ज़रूरत पड़ती है, हर उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो रेगुलर डेज़ पे ज़रूरत पड़ती है, बट ज़्यादा बहुत से लोगों के घरों में आमदोरफ़्त शुरू हो जाती है लोगों के आने जाने की। सो अखराजात लोगों के बढ़ते हैं। सो जितना ज़्यादा हम लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, क्या करते हैं लोग कि रमज़ान में कुछ लोग तो देते हैं राशन। अच्छा, जब ईद आने वाली होती है तो उससे बिल्कुल पहले जो है ना 2 दिन पहले, 1 दिन पहले लोगों को पैसे जो अपने लिए कपड़े ले आए, कुछ कर लें। उस वक्त एक्चुअली व्यूअर्स बहुत मुश्किल हो जाता है। उस वक्त ऐसी चीज़ें पीक पे पहुंची होती हैं, एक्सपेंस वाइज एंड थिंग्स लाइक दैट। यहाँ पे अगेन मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगी कि उन्होंने अभी से ही ऑलरेडी जो प्राइसेस जो हैं वो एडजस्ट करवा लिए कि आटे की इतनी, चीनी की इतनी, और एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा चाहे बड़े से बड़ा स्टोर भी हो आप नहीं बेच सकते। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी एफर्ट किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मिड रमज़ान के अंदर एकदम से फलों की, दूसरी चीज़ों की भी बड़ी कीमत बढ़ जाती है। सो व्यूअर्स प्लीज़, मैं एक तो दुकानदारों से और उन सब लोगों से ये भी तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ देखिए प्रॉफिट ज़रूर अपना बनाएं, मगर इतना ना बनाएं कि अगले लोग सहरी और इफ्तारी ना अफोर्ड कर पाएँ, बड़े बेसिक लेवल पे। और जो हम लोग कर सकते हैं, हमें लोगों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। अब आज से मैं डेली आप लोगों को व्यूअर्स रमज़ान का रिमाइंडर दूँगी, बिकॉज़ आप देखें आज मंडे है, इंशाल्लाह 18 या 19 तारीख को फर्स्ट रमज़ान है। सो हमारे पास टाइम नहीं है। वैसे तो जनरली में हमारे पास व्यूअर्स टाइम नहीं होता, ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं होता। हर दिन को भरपूर और मोस्ट पॉजिटिव अंदाज में गुजारना चाहिए। ब्रेक की तरफ जाने से पहले आपको ज़रूर एक टीज़र देना चाहूँगी कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। व्यूअर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट पे तो बात हम बड़ी दफ़ा कर चुके हैं कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये जो इंटरनेट है, इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं। सोशल मीडिया पे भी हमने बड़ी बात की, लेकिन अब दुनिया है AI की, रोबोटिक्स की, कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की, मतलब, और ऑब्वियसली इंटरनेट के बगैर तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं।
लेकिन एआई इस वक्त दुनिया में क्या रोल अदा कर रहा है? नो डाउट एआई की वजह से अब बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आसान हो गई हैं। इंसान की जगह कंप्यूटर के ऊपर ही आप लोग चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हुई हैं, इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आसानियाँ हुई हैं, मेडिकल प्रोफेशन में भी बड़ी इसमें पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, ई कॉमर्स की दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग की दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मैंने आपके साथ कुछ साल पहले शेयर किया था कि एक बहुत बड़े टेल्को ने पूरा का पूरा जो अपना एक फ़ैशन शो है वो क्रिएट किया थ्रू एआई। सारी जो मॉडल्स थी और वो सारी जो वार्डरोब जो थी वो ऑब्वियसली ओरिजिनल थी, बट जो सारी मॉडल्स वगैरह थी वो एआई क्रिएटेड थी। तो बड़ा एक कूल कॉन्सेप्ट था उस वक्त। लेकिन अब बहुत से लोग अपनी ब्रांड्स को और अपने आप को और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करने के लिए एआई इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी जगह तो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट और अमेजिंग चीज़ है, लेकिन जब बच्चे एआई को इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं या यंग लोग या कोई भी एआई को गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जैसे कि एक आपने कोई चीज़, जैसे बहुत से आजकल आप इंस्टाग्राम के पेजेस भी देख रहे हैं जो आज शुरू किए और 4 दिन के बाद उनकी पता नहीं कितनी मिलियन फॉलोइंग है, क्योंकि एल्गोरिदम को उसके साथ अलाइन करके। मतलब व्यूअर्स, ये बहुत लंबी गेम है और ये बड़ी टेक्निकल सी गेम है जो हम जैसे लोग, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक होल न्यू एरिया है लाइफ का, नहीं समझ पाते। लेकिन मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि एटलीस्ट जो ओल्डर जनरेशन है, जो मेरा लॉट है, और फिर हमसे जो बड़े लोग हैं एज में, पेरेंट्स वगैरह, एआई को अंडरस्टैंड करें। अगर आपको यूज़ नहीं भी करनी आती तो उसको समझ ज़रूर लें, क्योंकि हमारे बच्चे घर में ही बैठे हुए, पहले तो ये होता था ना माँ बाप को टेंशन कि यार बच्चे घर से बाहर नहीं निकले एक सर्टेन टाइम के बाद और हम उन पे नज़र रखें और कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं। अब घर बैठे ही वो दूसरे लोगों के घर में पहुँच जाते हैं और दूसरे लोग आपके घरों में पहुँच जाते हैं घर से बाहर निकले बगैर। सो बी वेरी वेरी केयरफुल और अपने आप को भी अलर्ट रखना और जानना कि क्या है क्या नहीं। देखिए, एंड में आके मजबूरी में सब लोगों को समझना पड़ गया था कि पेरेंटल कंट्रोल क्या होता है ऑनलाइन, कि बच्चे कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बहुत से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो अच्छे वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें बच्चों के भी आप बना सकते हैं प्रोफाइल और एडल्ट की भी बना सकते हैं। सो बच्चों की प्रोफाइल, जैसे कि हसन और नूर की बच्चों की प्रोफाइल बनी हुई है, सर्टन चीज़ें एक सर्टन एज ग्रुप से ऊपर की उनकी उस प्रोफाइल के ऊपर आती ही नहीं है, तो वो देख ही नहीं सकते। सीखना पड़ा ना, हम लोगों को भी सीखना पड़ा, आपको भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली व्यूअर्स, ये जो डिवाइसेस है ना, ये एक्सेस दे देती हैं लोगों को कि लिटरली वो आपके घरों के बेडरूम्स के अंदर, बाथरूम्स के अंदर घुस जाते। डिवाइस को ऑन किया और लोगों को आपकी एक्सेस मिल गई। तो आपने अपनी यंग जनरेशन को कितनी एक्सेस देनी है, और इसमें स्कूल्स क्या रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स ही है ना जो सिखा रहे हैं कंप्यूटर की क्लासेस वगैरह सारा कुछ। बच्चे घर आते हैं, वो कहते हैं जी हमने कंप्यूटर का काम करना है, आप अपना लैपटॉप या टैब या कोई भी डिवाइस बच्चों को खोल के देते थे। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें क्या पता। तो जब तक हम अपनी नॉलेज को नहीं एक्सपैंड करेंगे तब तक हम अपने बच्चों को सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मज़े की बात यह कि व्यूअर्स, अब हमने अपने बच्चों को फिजिकल इंसान से ज़्यादा इसके अंदर जो डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं और जिस किस्म के लोग बैठे हुए हैं उनसे बचाना है। सो घरों के दरवाजे आप कितने भी लॉक कर लें, बेडरूम्स कितने लॉक कर लें, इसके थ्रू हर कोई आपके घरों के अंदर घुस रहा है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स आमना इलियास का किचन होगा, उसके बाद ज़ैनब कोंदल हमें ज्वाइन करेंगी। उनसे भी आज मैंने बड़ी ज़रूरी टॉपिक पे बात करनी है, रोटी और चावल की अफादियत, फ़ायदों पे। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, कब से सुनते आ रहे हैं रोटी चावल छोड़ दो। भाई, रोटी चावल किसी वजह से लोगों की खुराक का और पूरी दुनिया में लोगों की खुराक का इतना बड़ा हिस्सा है, तो उसके फ़ायदे क्या हैं और फिर किन लोगों को उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि सारे ही छोड़ दें। तो इस पर भी बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई, 3 दिन रेगुलर देसी खाने खाए हैं। चने भटूरे खाए, सुबह सुबह पराठे, शामी कबाब, मिर्चों वाले ऑमलेट, पाए, निहारियाँ, अपनी हलीमे, बारबी। भाई, बड़ी भूख लग गई है फिर से, लेकिन देसी खाने की नहीं, इसलिए क्योंकि डेली खाया जी, डेली खाया। तो आज आपने सोचा कि आप कुछ डिफरेंट कर लेते हैं। जैसे कि आज हम बना रहे हैं कंग पाओ चिकन और साथ बनाएंगे हम एग फ्राइड राइस।
अंडे वाले चावल मुझे बड़े पसंद है बाय द वे, एग फ्राइड राइस। और सच्ची बात है, अगर एग फ्राइड राइस में आप थोड़ी सी चिकन डाल दें तो आपको साथ में ग्रेवी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वेजिटेबल्स भी हैं, एग भी हैं, राइस भी है। और आज राइस बन भी रहा है और राइस और रोटी पे बात भी होनी है जी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। आपको पता है कि मैं खातून हूँ और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आप मेरी बहुत प्यारी बड़ी बहन है और बहुत क्यूट है, और ये आपके लिए बेस्ट ओ ये तो वो है, ये मैंने खुद बनाया है। ये किस तरह बनाया है? खुद क्रोशिया का। ये भी थोड़ा शौक चढ़ा वीडियोस देख देख के ना, तो ये वीडियो से बनाना सीखे जी। यार ये तो बहुत अच्छा है जी। यानी कि हमारे प्रोग्राम को देख देख के सीख रही हो। बिल्कुल। अब देखिए ना व्यूअर्स, हम लोग अपने शो पे कितने ज्यादा क्राफ्ट और इस तरह की चीजें जो है वो करनी सिखाते हैं। अब आप कहेंगे कि आमना को कहाँ से फ्री टाइम मिलता होगा ये चीजें करने का, लेकिन अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये देखो ना कि मतलब हम लोग नॉर्मली जाके अपने फ्रेंड्स वगैरह, ये देखें कितना खूबसूरत, ये आपने खुद बनाया है। जी बिल्कुल। और ये सारा क्रोशे खुद किया है। ये देखिए बिल्कुल स्क्रैच से बनाया है। ये कितना प्यारा है। एक दो खराब बनाए हैं, फिर उसके बाद अब ये कुछ अच्छा। सबसे खूबसूरत ये था, तो ये अब देखिए ना, अब इस तरह का आप बना के अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर बिल्कुल मैंने रखे हैं, और थोड़ा सा स्प्रे भी कर दिया, खुशबू भी आ रही है, देखें। मुरझाएगा भी नहीं। मुरझाएगा भी नहीं। और बाय द वे असल फूलों को काट काट के जो मेरा रखते हैं वो बहुत बेहतर है। वेरी नाइस यार, थैंक यू। और एक छोटा सा सरप्राइज और है, अगर आप मुझे। भाई क्या हो गया, इतना तो मेरी बर्थडे पे नहीं कभी आपने बॉदर किया जो आप आज मेरे साथ इतनी। असल में रमजान ट्रांसमिशन के लिए आपको बेस्ट विशेस कहनी थी, तो फिर इंशाल्लाह ईद के बाद मुलाकात होगी, तो आई एम गोना मिस यू सो मच। सो ये हम कभी बर्थडे पे नहीं केक दिया इसने, थैंक यू सो मच। अच्छा हम चले बता ही दें कि एक्चुअली रमज़ान ट्रांसमिशन इंशाल्लाह कराची से इस बार होगी। तो आपको पता है कि बीइंग वन ऑफ द फेसेस ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और एक इतना अरसा गुजारा है, तो हर बार रमज़ान ट्रांसमिशन जो है आई एम लकी इनफ टू होस्ट इट। तो इस बार एहसन खान के साथ कराची में इंशाल्लाह होगी। दुख इस बात का है कि हमारा जो पूरा ग्रुप होता है, टीम होती है, बट एक बात बताओ, थोड़ी थोड़ी दूरी भी अच्छी होती है। एक महीने का गैप आएगा ना, तो जब हम वापस मिलेंगे, सोच के पहले ही मैं थोड़ा थोड़ा सैड हो रही हूँ। मैंने कहा चले हम उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं और इंशाल्लाह ईद के बाद मिलेंगे। चल आप केक काटते हैं दोनों बहनें मिलकर, सती सवेरे में केक खिलाएंगी। तो जी ओके, थैंक यू सो मच आमना, थैंक यू सो मच। हल्का सा ये हम लेके ना थोड़ा सा अपनी बहन को ये ले, और ये मैंने भी, मैं तो बड़ा पीस खाऊंगा। थैंक यू सो मच। आपको जरा कम दूंगा ना आप लेके जी। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, हम अपना केक जरा फ्रिज में डाल दें क्योंकि हम ये अब इंजॉय करेंगे कंग पाओ चिकन एंड एग फ्राइड राइस के बाद। थैंक यू सो मच आमो। बट व्यूअर्स यही तो बात है ना जो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहती थी। एक यहाँ पे इसी आपने एक इतना प्यारा मोमेंट क्रिएट किया। देखिए ये भी तो हम कर ही रहे ना एक तरह से रमज़ान की तैयारियाँ। मैं जा रही हूँ तो आमो ने कहा कि यार ये प्रॉब्ली लास्ट टाइम है जब हम ऑन एयर अभी मिल रहे हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऑन एयर मुलाकात होगी। सो ये तैयारियां जहाँ कर रहे होते हैं वहाँ पे अपने जो ऐसे भाई बहन हैं, ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, जो अफोर्ड नहीं करते। क्यों सच्ची बात बताऊँ तो हमारे हमसायों में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि उनके मसाइल वगैरह जो हैं फाइनेंशियल चल रहे हैं या वो किसी ट्रबल से गुजर रहे हैं। तो व्यूअर्स ऐसे लोगों के लिए आसानी तरीके से पैदा करना, बहुत तरीके से। बिल्कुल आप कहेंगे जी मैं राशन लेने के लिए गई भी थी, अपना भी ले रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि यार थोड़ा सा तुम्हारे लिए भी उठा लो, तो मैं ले, किसी को बुरा फील कराए बगैर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आपके तो हालात बड़े खराब हैं, आप ये ले, तो अगला बंदा और बुरा फील करता है। हाँ अच्छा, तो चलो रेसिपी की तरफ भी आते हैं और ये बात तो हम करते रहेंगे। मैंने अभी सबसे पहले क्या करना है? अच्छा, ये बस मैं चिकन को आपको थोड़ा सा मैरिनेट करके दे दूंगी, तो आप चिकन को एक हल्की सी इस पे कोटिंग आ जाएगी, उसको हम फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ फिर हमने जो इसकी उसको मैं डीप फ्राई करके निकाल ना लूं? डीप फ्राई वैसे अगर हम थोड़े ताकि अलग-अलग ही कर लूं। जी जी, इकट्ठा ही इसमें, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर एक कोटिंग वो नहीं हमने करनी होती, जस्ट एक हल्का सा क्रिस्प आ जाएगा। ये मैं करके ना फिर इसमें से ऑयल इसको निकाल के फिर इसके अंदर हम अपना सॉस में फिर हम वो कर लेंगे। चलिए इसको फिर हम ऑफ कर देते हैं उसको। हाँ, सॉस के लिए वो रखा था। अच्छा, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स जो है वो बता देती हूँ, जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। कंग पाओ चिकन के लिए चिकन हमने लिया है आधा किलो, नमक हस्बे जायका हम लेंगे, काली मिर्च पाउडर लेंगे 1/4 चाय का चम्मच, और उसके साथ सोया सॉस हमने लिया है 1 खाने का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून है, कॉर्नफ्लावर लेंगे 1 खाने का चम्मच, और ऑयल है, ये हमने इसकी मैरिनेशन के लिए यूज़ करना है। सॉस के लिए चिकन की यखनी ली है आधा कप, सोया सॉस है 2 खाने के चम्मच, जी सिरका है 1.5 खाने का चम्मच, वोस्टरशायर आप 2 चम्मच ले लें, हस्बे ज़रूरत ले लें, चिली सॉस 1 चाय का चम्मच, ब्राउन शुगर है 1 चाय का चम्मच, और कॉर्नफ्लावर है जितनी आपको स्लरी चाहिए होगी। उसके साथ हमने जब इसको असेंबल करना है तो ऑयल हमें चाहिए होगा तकरीबन
तेल लेंगे हम 2 खाने के चम्मच, और सुरख मिर्च है हस्बे जायका, अदरक लहसुन 1-1 खाने का चम्मच लिया है हमने, लहसुन और उसके साथ हमने शिमला मिर्च और हरा प्याज ले लिया है आधा कप। मूंगफली इसमें हम सिर्फ गार्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं, सॉल्ट और काली मिर्च ये भी हस्बे जायका है। तिल का तेल ले लें या सिंपल ऑयल ले लें। तो ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं कंग पाओ चिकन के। ठीक है, अब इसको अब ये देखिएगा, ये चिकन है, इसकी मैंने क्यूब्स आपको पता है कि कट किए हैं। अब इसमें हमने थोड़ी सी ये जो है वो आप मुझे खोल दें, सॉस ऐड की करेंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी। और इसको एक होता है जैसे हम मंचूरियन वगैरह के लिए करते हैं प्रॉपर डीप फ्राइंग, तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ ये होता है कि हाँ जी, थोड़ा सा ये डालेंगे, थोड़ी सी चिली सॉस डाल दें और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर जाएगा। सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम बड़ी दफ़ा ना ये नहीं रियलाइज करते हैं कि आपने अपनी इन चीज़ों को भी फ्लेवर करना होता है। तो और हम ये एक और छट्टा डाल देंगे नमक का, बिकॉज डोंट फॉरगेट सोया सॉस में भी और चिली सॉस में भी और ब्लैक पेपर भी हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे। ब्लैक पेपर इसमें नहीं है मेरे पास, यहाँ पे है हमारे पास ब्लैक पेपर, मैं लाई। ये ब्लैक पेपर है? जी जी, ये वो खुद पिसी हुई है, ये आपने तो खुद उसको वो किया इसलिए थोड़ी सी ऐसे लग रही है। ठीक है, ओके, ये अब मैं इसमें एक साथ ही सारा डाल देती हूँ, जस्ट हम इसको हिलाते हुए और निकाल लेंगे उसके बाद, क्योंकि इसकी जस्ट ये होगा कि कॉर्नफ्लावर है तो उससे फिर एक थोड़ी सी कोटिंग ऐड हो जाएगी। इसको ज़रा जब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम इसमें स्पून से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करना शुरू कर दिया ताकि वो हो जाए, और इसी के अंदर से जब हम ऑयल थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे तो हमारा सॉस जो है वो अब 2 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही इसमें रहने दिया। अब देखिए ना, इसमें इतना ऑयल है कि वो कवर उसको सबको कर रहा है। तो फ्यू मिनट्स के लिए आप इसके अंदर छोड़ेंगे, इसी के अंदर से हम निकाल के एक किसी देचकी के अंदर ऑयल निकाल लेंगे और उसी के अंदर निकालेंगे। साथ में ये हमारे पास हमने जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लें, या आपने जो उसको क्रश करना है जिंजर को, गार्लिक को, वो कर लें, ये हमने लिया हुआ है। और ये जो चिकन स्टॉक मेरे पास है, इसकी आपने इस तरह करना होता है कि सॉस के लिए ना आपने एक अलग से ये पूरी रेडी कर लेनी है सेपरेट, क्योंकि जब हम ये चिकन को कर लेंगे इसमें बिल्कुल रेडी, उसके बाद फिर हम दूसरे पैन में या इसी पैन में अपने सामने जो हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये ऐड करेंगे। उसके साथ इसमें ज़्यादातर जाती है डिफरेंट कलर्स की बेल पेपर, बट हमने जस्ट ग्रीन ली है, और एक हम इसमें थोड़ी सी वेरिएशन कर रहे हैं कि हम इसमें अनियन भी ऐड करें। हाँ जी, मशरूम, ये वेजिटेबल्स में इट्स नॉट कोई वो नहीं है, कंपल्शन नहीं है, ऑप्शनल है, आपको जो पसंद है जिस तरह से आप डालना चाहें वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। और बात पता है क्या है, कंग पाओ चिकन थोड़ी सी ड्राई साइड पे होती है, अगर आपको थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो आपकी मर्जी। अब जिस तरह हमने चिकन को इस तरह से डाल के कुक किया, अगर आप इसी के ऑयल को निकाल के थोड़ा सा बिल्कुल एंड में ऑयल छोड़ दें तो ऑलरेडी उसके अंदर कॉर्नफ्लावर गया हुआ है, तो आपको कॉर्नफ्लावर और ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये भी देखिए, ये बिल्कुल हमने थोड़ी सी सॉस बनाई है, मतलब ये मंचूरियन की तरह से प्रॉपर ये फुल नहीं होती, यानी कि जैसे आपको बताया बहुत ग्रेवी नहीं होती इसमें, सिर्फ ये एक चिली जो हमारी चिली चिकन होता है ना, उससे थोड़ा सा ये ज़्यादा होती है इसके अंदर सॉस, और मंचूरियन से कम होती है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द फ्लेवरिंग। होता ये है, मैंने बड़ी दफ़ा देखा है कि लोग अब चावल भी अगर बना रहे हैं तो उसके अंदर वो नहीं करते, वेजिटेबल्स नहीं ऐड करते। नहीं, चावल भी बना रहे होंगे तो मतलब वो सिंपल वाइट राइस ही बना देते हैं। नहीं, हम लोग बिल्कुल आपके सामने भी, वैसे भी कई दफ़ा आपके सामने बनाए भी हैं, आपको बताया भी है। जब आप फ्राइड राइस बनाए तो बिल्कुल आपने जैसे बिरयानी के लिए नमक भी थोड़ा डाल रही हूँ और हमने उसके अंदर ऑयल भी डाल दिया। इसमें आपने उसको साइड पे, जब आपने राइस को सिर्फ बॉईल करके रख देना है, जैसे आपको पता है बिरयानी के लिए करते हैं, वो कोई इतना बिग डील नहीं है। जब आपने उसके लिए अलग से एक पैन ले लें, उसमें आप अंडे डालें और उनको अच्छे से आप तेज़ आंच पे जिस तरह पैन फ्राई कर लें, एग्स को वो डाल दिए। उसके बाद थोड़ी सी आप साथ में कैरेट्स है, फ्राइड राइस रेसिपी दी है आपने? जी, मैं वो भी आपको इंग्रेडिएंट्स लिखवा देती हूँ, आप वो भी नोट कर लीजिएगा। फ्राइड राइस की भी अब हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं, तो फ्राइड राइस की रेसिपी भी शेयर करते हैं। इसके लिए हम लोगों को चावल चाहिए 2 कप, हमने उनको बॉईल कर लेना है। तेल लेंगे 2 खाने के चम्मच, अंडे लिए हैं 2 अदद, फेंट लिया उनको। गाजर और बंद गोभी 3/4 कप है, इनको भी क्यूब्स में कट कर लिया है। सफ़ेद मिर्च है आधा चाय का चम्मच, चिकन पाउडर है 1 चाय का चम्मच, चीनी ली है 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, हरी प्याज और ये सीजनिंग के लिए लेंगे, और ऑयल लेंगे 1 चाय का चम्मच। सिंपल से बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स है, मेथड मैंने आपको बताया है, हम आपके सामने करेंगे भी। चावल हमने बॉईल कर लेने हैं, उनको हम साइड पे रख देंगे। उसके बाद हम एक पैन में थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट को थोड़ा सा सोते करेंगे, उसके साथ हमने इसमें ऐड कर देनी है थोड़ी सी अपनी जो वेजिटेबल है, उनको बिल्कुल इतना कुक कर लेंगे कि उनका क्रंच भी बाकी रहे और वो बिल्कुल ज़्यादा नरम भी ना हो जाए। उसके बाद हमने अंडे डाल देने हैं, उनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके साथ सीजनिंग ऐड करेंगे, उसके अंदर नमक डालेंगे, सफ़ेद मिर्च डाल दें, काली मिर्च डाल दें,
और थोड़ी सी सॉसेस भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि वही है कि जैसे अगर राइस आप सेपरेट भी खाना चाहें तो उसमें प्रॉपर एक फ्लेवर होना चाहिए। वो रेडी हो जाएगा, उसके साथ जो बॉइल्ड हमने राइस किए हुए थे वो इसमें डाल के हमने अच्छे से उसको मिक्स कर देना है और उसको हमने सर्व कर देना है। ये बिल्कुल दम वगैरह नहीं लगता है इनमें, जैसे एक वो बिरयानी का एक होता है। अब ये कितनी देर और हमने कुक करना है? ये बस हम निकाल लेंगे अब हम निकाल लेंगे इसको। बिल्कुल ठीक। मैं आपको इसमें ही निकाल लेते हैं। बेसिकली आप देख रहे हैं व्यूअर्स, जस्ट एज अ पॉइंट ऑफ कोटिंग हमने इसको किया। अब इसी के क्यूब्स भी इसके बहुत छोटे कट हुए हुए हैं और उसके साथ ये इतना ज़्यादा इसका कुकिंग टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता। आपको पता है चिकन है तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ हम जाएंगे, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले हम इस ऑयल को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ये ऑयल बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा पैन एशियन कुकिंग में हम एक्सेस ऑयल नहीं प्रेफर करते। तो ये आ गया। अब ये इतना सा ऑयल काफ़ी है और ये और थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और कम करेंगे, लेकिन अभी वो हम राइस में यूज़ कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिएगा, हाफ इसमें डाल रही हूँ, हाफ में राइस के लिए रखूँगी। अब इसमें नेक्स्ट क्या जाएगा? अब नेक्स्ट हम ये जस्ट हो गया है। अच्छा ज़रा सा एक सेकंड उसको होने दो। ये थोड़ी सी हो जाएगी, इसके साथ हमने सॉसेज ऐड करनी है, क्योंकि अदरक लहसुन को आप अगर सही तरीके से भून लें, थोड़ा सा उसकी ज़रा स्मेल चली जाए। बट गार्लिक एंड जिंजर आर अ वेरी बिग पार्ट ऑफ पैन एशियन कुकिंग, स्पेशली गार्लिक। बिल्कुल गार्लिक, एग्जैक्टली। और मैंने ये वैसे भी गार्लिक पेस्ट ही जस्ट यूज़ किया है, क्योंकि इसके साथ एक स्पेशल जो अरोमा आता है। राइस हो, गार्लिक राइस मोस्टली सर्व होते हैं, इसके साथ आप एग फ्राइड नहीं सर्व करना चाह रहे, आप गार्लिक राइस सर्व कर लें और वो इसी तरीके से ही बिल्कुल हम बनाएंगे। वेजिटेबल्स नहीं डालेंगे? वेजिटेबल्स बस सिर्फ कैप्सिकम हम डालेंगे और अनियन बिल्कुल हम एंड में डालेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा सॉफ्ट जो है वो नहीं इसमें मज़े का लगेगा। ये देखिएगा, जस्ट हम ये ऐड करेंगे इसमें थोड़ी सी एक इसको हल्की सी कुकिंग करके, उसके साथ बाद फिर मैं इसमें सॉस। अब ये देखिए ये ऑलरेडी थिक हो चुका है। ये इसलिए थिक हो गया क्योंकि कॉर्नफ्लावर था हमारे पास पहले से चिकन के अंदर। ये देखिएगा, वो एक इसमें भी आपने डाला हुआ है? हाँ जी, इसमें भी डाल दिया कॉर्नफ्लावर? नहीं, इसके अंदर तो नहीं डाला, लेकिन ये इसके अंदर है बिल्कुल थोड़ा सा। तो ये इसके साथ ही सॉस में कुक हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए, बेसिकली व्यूअर्स अनियंस वगैरह क्या क्या डालना है इसमें? ये हो गया है। अब इसमें आप डिफरेंट इस स्टेज पे डिफरेंट कलर्स की अगर बेल पेपर डाल रहे हैं या आप और मज़ीद जो भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। पीनट्स हैं हमारे पास, मगर वो मैं हाफ अभी ऐड कर दूंगी, हाफ फिर हम इसको सर्विंग के टाइम पे इसे गार्निश कर देंगे। अब इसको एक उबाला आ जाता है, ये कुक हो जाता है, फिर इसमें हम चिकन भी डाल देंगे एंड देन आपका कंग पाओ चिकन जो है वो विद इन नो टाइम रेडी हो गया है। और जस्ट राइस का हमें इंतज़ार है, उसके साथ सारी वेजिटेबल्स आपने कट करके रखी हुई हैं। आपको मैंने बताया कि गार्लिक को हल्का सा सौते करना है, उसके बाद वेजिटेबल्स डालनी है, एग डाल के ये फ्राई करने हैं और उसके साथ जब वेजिटेबल्स थोड़ी सी आपको लगे कि रेडी हो गई हैं, उसमें राइस ऐड करें, उसको अच्छे सा टोस्ट करें और आपकी एग फ्राइड राइस भी रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे हम चिकन को भी डाल दें? जी, चिकन भी ऐड कर, हम चिकन भी यहाँ पे ऐड कर देंगे और क्योंकि चिकन भी 2 लम्हे और कुक हो जाएगा इसके अंदर, एंड आपकी बेसिक कंग पाओ तो तैयार हो गया। जी, बेस उसकी रेडी होगी, सिर्फ ये अब थोड़ा सा कुकिंग टाइम है, दैट्स इट। ये लीजिए, अब सिर्फ हमने इसके ऊपर पीनट्स डाल के इसको इवेंचुअली सर्व करना है जब एक दफ़ा ये पूरी कुकिंग लाइक वी सेड कि अब देखें कि कितना ज़्यादा मिकदार, क्वांटिटी आप देखें कि कितनी ज़्यादा बन गई है। ये चीज़ कोई नहीं रियलाइज़ करता कि जब आप घर पे बनाते हैं जितने में आप एग फ्राइड राइस और कंग पाओ चिकन की एक पोर्शन आप लेंगे उतने में वो पूरी फैमिली सर्विंग आप रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल आ जाए ना अगर बनानी चीज़ तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता। और ये इसका प्रोसीजर भी कोई इतना मुश्किल नहीं। हम लोग असल में रेस्टोरेंट वगैरह में खा के लगता है कि ये ऐसा फ्लेवर नहीं आएगा घर में, लेकिन आपको हम इसी तरह से जो रेसिपीज़ बताते हैं उनका मकसद ये होता है ताकि आप उनको अच्छे से घर पे ट्राई करें और आप वही फ्लेवर जो है वो घर पे ले सके। बिल्कुल। सो यहाँ पे हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। कंग पाओ चिकन तो हो गई है तैयार, सिर्फ एग फ्राइड राइस के हमने अभी चावल बॉईल करने और साथ में उसकी चीज़ें रेडी करनी है, वो भी 5-10 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा। तो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैनब गोंदल हमें ज्वाइन करेंगी। ज़ैनब से हम डिस्कस करेंगे रोटी और चावल की अफादियत। लोग हमेशा बुराइयाँ करते हैं रोटी चावल की, हम ज़रा उसकी अफादियत पे डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स।
आज हम बात करेंगे ज़ैनब गोंदल से, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, रोटी और चावल की। अब डोंट वरी, हम रोटी चावल की बुराई नहीं करेंगे जो हर कोई करता है। हम एक्चुअली रोटी और चावल की अफादियत पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई रोटी चावल रुकवा रहा है कि आप रोटी चावल छोड़ दें, आप रोटी चावल छोड़ दें। कोई ग्लूटन, किसी को एलर्जी है तो कोई ग्लूटन फ्री जाना चाह रहा है। अच्छा, अब मसला ये है कि व्यूअर्स आटा रोक देते हैं, चावल रोक देते हैं, हर किस्म की फाइबर और इस किस्म की चीज़ को रोक के फिर बाद में कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन के 100 मसाइल, वेट लॉस के भी मसले होते हैं, वेट गेन के भी मसले हो जाते हैं। तो चावल और रोटी के फ़ायदे क्या हैं और किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए या किन के लिए सूटेबल नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है व्यूअर्स के हर बंदे को रोटी चावल छोड़ देनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक नुकसान है जो आप अपने जिस्म के ऊपर इनकर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात बहुत कॉमन है और एटलीस्ट कोई 20 सालों से तो मैं सुनती आ रही हूँ यस कि रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, वजन कम होगा। रोटी चावल छोड़ दो, रोटी चावल चीनी, रोटी ऐसे चावल ही है। चीनी। हमने चीनी की बात नहीं की क्योंकि हम भी कहते हैं कि चीनी बुरी चीज़ है। हाँ बिल्कुल। शहद शक्कर की बात करो ओके, Yes. बट चीनी तो नहीं। लेकिन रोटी चावल को आप चीनी की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ऐसे ही है। रोटी चावल को लोग इसलिए शुगर के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन में ले आते हैं क्योंकि शुगर जो है वो भी आपको स्पाइक दे रही होती है जाके बॉडी में, और आपका जो रोटी चावल है वो भी आपको इंसुलिन स्पाइक दे रहा होता है। तो लोगों को लगता है शायद ये बड़ा रिलेटेबल चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तीनों ही बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं और रोटी चावल को हम एक कैटेगरी में इसलिए डालते हैं क्योंकि ये हमारे स्टेपल फूड्स में से वो फूड्स हैं जो हम डेली बेसिस पे इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम बचपन से, जब एक बच्चा पैदा होता है उसके बाद 6-7 मंथ्स में आप समझे हम उनको जो है ना वो थोड़ा थोड़ा जब फूड इंट्रोड्यूस कराना शुरू करते हैं तो शायद जो पहली 2-3 चीज़ें हम कराते हैं उसमें से तीसरी या चौथी चीज़ रोटी चावल होते हैं। वो तब से वो खाना शुरू करता है और 25-30 साल तक वो खा रहा होता है, नॉर्मल होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई एलर्जीज़ नहीं है। सडनली 25 में या 30 में कोई एक ऐसा, मैं कहूँगी, बंदा उसकी ज़िंदगी में नमूदार होता है जो उसको कहता है कि तुम रोटी चावल छोड़ दो, तुम्हारी सारी ज़िंदगी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, तुम्हारा ये मसला भी हल हो जाएगा, वो मसला भी हल हो जाएगा। और आप देखें ज़्यादातर ना ये लेडीज़ को कहा जाता है। और मसला ये है कि व्यूअर्स आगे जाके फिर हम ख़वातीन में ही सबसे ज़्यादा मेडिकल मसाइल देखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, डिमेंशिया हो गया। अच्छा, हार्ट के, अच्छा ख़वातीन में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़, ये मसाइल होने शुरू हो जाते हैं। फिर हम हैरान होते हैं कि यार ख़वातीन पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ आप डाइट में से औरतों की निकाल देते हैं ट्रू। वज़न कम करने के लिए, और वज़न कम करने की टो में जो आप अपने आप को दूसरे मेडिकल प्रॉब्लम्स करते हैं वो आप अंडरस्टैंड नहीं करते। वज़न ज़रूर कम करें लेकिन एक रीज़नेबल अमाउंट का, और जितना आपकी बॉडी रिक्वायर करती है। बेतुका वेट लूज़ करना इन चीज़ों के थ्रू, और फिर आपकी बॉडी शॉक में चली जाती है। एग्जैक्टली, बॉडी को लगता है कि कहत पड़ रहा है, वो हर चीज़ को स्टोर करना शुरू कर देती है। जो आप खाते हो वो स्टोर होता चला जाता है। मैंने लिटरली जुगनापी लोगों को यहाँ तक डाइट करते देखा है, वाटर डाइट, कि सिर्फ पानी पी रहे हैं 7 दिन तक और कुछ भी नहीं खा रहे, नो जूसेस, नो ड्रिंक्स, नथिंग, खाने को तो कुछ भी नहीं जा रहा। अब आपने अगर इस तरह से वज़न कम कर भी लिया है, फॉर एग्जांपल आपका बहुत अच्छा, देखिए आपने 7-8 दिन कुछ नहीं खाया तो वाटर वेट भी गिरेगा, आपका मसल मास गिरेगा, मसल कम हो जाएगा बॉडी में, फैट कम नहीं होगा, फैट सेल्स वहीं के वहीं रहेंगे, लेकिन आपको लगेगा देखो मैं कितना टोन्ड अप हूँ, मेरी बॉडी कितना श्रिंक हो गई है। 8वें दिन जब आप खाना शुरू करोगे, आपको क्या लगता है कि आपकी बॉडी उसको कभी भी स्टोरेज में नहीं लेके जाएगी। आपकी बॉडी को लगेगा कि बस ये आखिरी खाना है, वो पूरा उसको स्टोर करेगी। अगर उससे आपको 120 कैलोरीज फॉर एग्जांपल मिलनी थी और बॉडी ने स्टोर करनी थी 60, और 60 उसने बॉडी से एलिमिनेट करनी थी, लेकिन अब वो 120 की 120 स्टोर करेगी। तो अपनी बॉडी को प्लीज़ ऐसे शॉक्स मत दिया करें। और रोटी चावल को जब भी हम बात करते हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वज़न जब भी कम करें रोटी चावल के साथ कम करें। उसका रीज़न और ये है, रोटी चावल को इस्तेमाल करना सीखें। यस, होता ये कि व्यूअर्स जैसे हर बंदे की बॉडी डिफरेंट है। मैं अपना बता देती हूँ, मैं चावल दोपहर को खाऊं, रात को खाऊं, मुझे उससे नहीं फ़र्क पड़ता। मैंने ये नोटिस किया है ओवर द ईयर्स। चावल, बट ऑब्वियसली अगर इतनी बड़ी प्लेट चावल की खाऊंगी तो 100% मुझे भी चढ़ेगा, आपको भी चढ़ेगा। मैं एक छोटी चाय की जो कप होता है ना, एक छोटा चाय का कप, ये बड़ा मग है, मैं इसकी नहीं बात करी, मैं इसकी बात करी जो इतना चाय का कप होता है, उसमें उबले हुए चावल मैं भर के ना अपने लिए डाल लेती हूँ।
वो इतने से चावल होते हैं। अब वो चाहे बिरयानी के हों, पुलाव के हों, रेगुलर सफ़ेद चावल हों। दूसरी बात, जब हम चावल घर में बनाते हैं तो हम उसकी जो पिच होती है या जो भी होती है, चावलों का जो पानी है, पानी होता है, स्टार्च होती है वो निकाल देते हैं, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। रोटी मैं नाश्ते में खा लूँ, दोपहर में खा लूँ, मौके शाम को जब मैं रोटी खाती हूँ तो मुझे अगले दिन थोड़ी सी वाटर रिटेंशन या अडीमा हो जाता है। तो मुझे पता है कि मैंने अगर रोटी खानी है तो मैं वो दोपहर को खाऊं या सुबह नाश्ते में पराठा या कोई ऐसी चीज़ खा लूँ। अब मुझे अपनी बॉडी की समझ आ गई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो रात को रोटी ना खाएं तो उनको नींद ही नहीं आती। सो आपने हर बंदे को उसके हिसाब से लेके चलना है। बिल्कुल ऐसे ही। बंदा रातों को नहीं जाग रहा, पानी नहीं पी रहा, खा नहीं रहा, रोटी भी छोड़ दी है, हालत ख़राब हुई भी है, वज़न क्या कम हो रहा है, उल्टा आपकी तबीयत ख़राब हो जानी है और तो कुछ नहीं होना। बिल्कुल ऐसे ही। और आपने एक बहुत अच्छा जो पॉइंट है वो यहाँ पे ये रेज़ किया है कि आपको अपना पोर्शन कंट्रोल जो है उस पर चलना चाहिए। हम करते क्या है, हम एक बड़ी सी प्लेट लेते हैं, पता नहीं इतनी बड़ी प्लेट का कॉन्सेप्ट हमारे घरों में क्यों है और कब तक चलेगा मुझे नहीं पता। इतनी बड़ी प्लेट है, उसमें इतने चावल हैं और इतनी सी दाल जो मुझे है ना, एक खाली प्लेट देती हैं आप प्लीज़ आमना प्लीज़, ये बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, ये वाली प्लेट ला दें। यस, देखिए मुझे पता है कि आप अब कहेंगे ये तो क्वार्टर प्लेट है। बड़ी वाली प्लेट जो है ना, नो डाउट उसके अंदर खाना आपको आप इतने हिस्से में डालना है। बड़ी प्लेट की साइडें भी होती है ना, आप वो छोड़ दें, आपने इतने पोर्शन में खाना डालना है। अब माय प्लेट का एक कॉन्सेप्ट है जो ज़ैनब आप समझाएं। ये प्लेट आपके पास आ गई। अब इस प्लेट में ज़्यादातर ये होता है कि या तो पूरी प्लेट भरी हुई होती है चावल से, या फिर 2 रोटियां पड़ी हुई होती हैं और इतना सा साथ में सालन होता है। एग्जैक्टली अगर इसी प्लेट में मैं जो नॉर्मल रूटीन में लोग बात कर रहे होते हैं वो इतने हाइप चावल होंगे, इतना ऊपर से लोग हाइप करके चावल डालेंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी दाल डालेंगे और उनको लगेगा कि ये एक परफेक्ट मील है। परफेक्ट मील वो कभी भी नहीं है। आपने माय प्लेट का कॉन्सेप्ट समझना है। तो इसमें आपका ये होना चाहिए, ये वेट लॉस की बात कर रही हूँ, फिर नॉर्मल लोगों की भी बात करूँगी। वेट लॉस में आपका जो ये 4th पार्ट है ये चावल होने चाहिए, हाफ पार्ट आपका दाल, चिकन, सब्जी जो भी आप खा रहे हो वो होना चाहिए, और जो लास्ट 4th पार्ट है वो आपका वेजिटेबल्स का होना चाहिए, सलाद का होना चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट जो है ये आपका वजन कम करवाएगा। हम क्या करते हैं कि सालन को सबसे मिनिमल रखते हैं कि 2 चाय की चमची दाल डाल दी, 2 टेबलस्पून दाल डाल दी एंड दैट्स इट। एक्चुअली आपको 1 कप दाल खानी चाहिए छोटी, उसमें आधा कप बेशक आप चावल के डाल दें। अब मैंने आपको बताया मुझे क्या सूट करता है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनको ज़्यादा चावल नहीं सूट करते। आपने इतने चावल डाले, आपने इतनी दाल डाली और आपने इतना पोर्शन जो है वो सैलेड का डाल दिया, बिल्कुल साथ में आप रायता खा लें। अब आपके दाल चावल जो आपने पहले खाने थे और जो अब खाने थे उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है न्यूट्रिशन में। एग्जैक्टली और आपको प्रोटीन चाहिए जो आपको लॉन्गर टाइम के लिए फुलफिल रख सके। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि मैंने चावल खाए हैं, मुझे तो फिर से भूख लग गई है। वो भूख लगने का रीज़न ये होता है कि वो आपका फाइबर जो है वो रिमूव हो चुका होता है वाइट चावल में। लेकिन चावल कौन से खाएं, क्योंकि इसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद मैंने बात करनी है रोटी पे। ठीक है, क्योंकि रोटी सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में खाई जाती है, चावल फिर भी एक लग्जरी कंसिडर किया जाता है। अच्छा, चावल की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ब्राउन राइस है, वाइल्ड राइस है, वाइट राइस है, पॉलिश्ड राइस है, और फिर चावलों की भी किस्म है। सेला राइस भी है, बासमती राइस भी है, बासमती राइस भी है, वो टुट्टे वाले चावल भी होते हैं जो अक्सर खीरों में यूज होते हैं। बिल्कुल। अब कौन सा यूज करें, क्योंकि कुछ में ज्यादा स्टार्च है, कुछ में कम है। जुगनापी, जो आपका दिल करता है ना आप वो चावल खा सकते हैं, लेकिन इन द राइट पोर्शन। अब अगर मैं आपको कहूँ कि ब्राउन राइस जो है उनमें फाइबर ज़्यादा होता है, वो आपके लिए अच्छे हैं, आप वो खाओ, और आप वही बात अपनी प्लेट को भर के खाओगे तो आपका उस ब्राउन राइस से वेट भी बढ़ेगा, आपको जो है वो तबीयत भी आपकी अपसेट होगी। आप जब ओवरडू करते हैं ना चीज़ों को तो वो आपको ख़राब करती हैं। आप कोई भी चावल खा रहे हो, वो सेला खा रहे हो, बासमती खा रहे हो, कुछ भी आप खा रहे हो ना, लेकिन आपने उसको, जैसे हमने एक डिस्कस किया, छोटा बोल आप ले लो घर पे, जैसे रेस्टोरेंट्स में हम जाते हैं तो हमें वो मिलता है ना, प्लेट हमारी मिलती है, चावल बड़े खूबसूरत से लगे हुए होते हैं, ऐसे गोल सा बना हुआ होता है, साथ आपका चिकन होता है या जो भी आपने खाना वो होता चावल भी ज्यादा है, वो ज्यादा है क्योंकि वो इतना बड़ा एक बोल होता है जिसके अंदर वो चावल दबाते हैं और उसको डालते हैं। आपने दबा के उसको भर के उस तरह से नहीं डालने। आप अगर एक चाय की कप, जिसके अंदर आप टी कप होता है, नॉट मग, टी कप के अंदर अपने चावल जितने मेजर करने हैं, शुरू में आप 2-3 दफ़ा इस तरह से मेजर करके डालेंगे, आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। इतने से चावल आपने कप में डाले, उसको अपने बोल में, प्लेट में डाल दिया, बाकी आप दाल। अच्छा, मेरी एक क्लाइंट थी, वो हमेशा ये कहती थी कि मैं सिर्फ चावल खाना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा वेट कम नहीं होता। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, तुमने जितने चावल डालने हैं तुम प्लेट में वो चावल डालो, और उसके बाद 1 चम्मच, बेशक टेबल स्पून,
तुमने वापस अपने जो है ना वो डिश में डाल देना है। और दूसरा ये कि तुमने उस पे सेटिस्फाई खुद को करना है कि यस आई एम डन। अब यहाँ पे वही बात हमारी जो चबा के खाना खाओ ना। रिलीजन की भी लड़ाई है वो सारी, पहले तो नफ्स को कंट्रोल कर लो कि आई एम डन, ये मेरी प्लेट हो गई है। देखो ज़ैनब, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये करने की अगर आप अपने खाने को आराम से खाएंगे और चबा चबा के खाएंगे। जहां आपको खाना खाने में 5 मिनट लगते हैं, वहां पे अगर आप 15 मिनट लेके हर निवाले को चबा के खाएंगे, व्यूअर्स दिमाग को 15 मिनट के बाद पैगाम जाता है कि मेरा पेट के आप भर गए हो। बिल्कुल, पेट को तो पेट का जब तक दिमाग को पैगाम जाता है तब तक आप ओवर स्टफ हो चुके होते हो। जब भी कभी लगे ना कि हाय मेरा पेट नहीं भरा, जरा अपनी मुट्ठी बना के अपने हाथ को देखें, ये आपके पेट का साइज है। ऐसे ही है। अब इसमें मैं अगर 1 कप चावल भी डाल देती हूँ और 1 बड़ा कप दाल का भी डाल देती हूँ, सैलेड भी डाल देती हूँ, तो कैसे हो सकता है कि इतना सा भरे ना? वो भर जाता है। दिमाग को जब तक मैसेज मिलता है तब तक आपने इतना एक्स्ट्रा खा लिया होता है कि उबाकियाँ आ रही होती है। सो एडवाइस, एक खाना स्लोली खाना शुरू कर दें। और अगर आपका दिल चाह रहा है आप 8 चम्मच चावल डालें तो आप 8 की जगह 6 चम्मच डाल लें, या 8 डाल के 2 चम्मच निकाल दें। और अगर आपको 5 मिनट या 10 मिनट लगते हैं खाना खाने में, आप अपना टाइम डबल करें, चबा चबा के खाएं, निगलें, 1 लम्हा सांस लें, फिर अगली बाइट लें। ये जो हम ऐसे खाते हैं ना, सबसे ज़्यादा वेट गेन। व्यूअर्स, मैंने कसम से तहम्मुल से खाना खाना शुरू कर दिया, मेरा वजन टस से मस नहीं होता, वही 2 किलो ऊपर 2 किलो नीचे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरे लिए क्या वर्क करता है। अपनी बॉडीज़ को समझें। ऑनलाइन चीज़ें पढ़ पढ़ के उनको फॉलो करने के बजाय थोड़ा सा फोकस के साथ अपनी बॉडी। तो चावल तो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक है अगर आप एक सर्टेन पोर्शन में उसको खाएं। अब ब्रेक के बाद वापस आके रोटी पे बात करेंगे, और फिर उसके बाद कौन लोग हैं जो रोटी चावल नहीं खा सकते, ब्रेक के बाद। डन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ है। भाई ये तो उन्होंने चावल की तो इजाज़त दे दी है हमें, लेकिन इससे पहले कि हम रोटी पे शिफ्ट होएं, चावल कौन नहीं खा सकता? किन लोगों को चावल एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए, जिन लोगों की वजह से ये बात शुरू हुई थी कि राइस आप ना खाएं? जो लोग पहली बात चावल ज़्यादा खाते हैं, वैसे भी कम खाएं, वो कम खाएं। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को लगता है कि उनकी डायबिटीज़ जो है, जो उनकी शुगर के लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाले को तो सबसे पहले डॉक्टर चावल और चीनी बंद कराता है, लेकिन वो नहीं करते। हम करते ये हैं कि जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट होता है ना हमारे घर पे, हम उसकी हर चीज़ बंद कर देते हैं, हम उसको कुछ भी खाने को नहीं दे रहे होते। अब यही आप अगर डायबिटीज़ वाले पेशेंट को 5 से 6 चम्मच चावल साथ एक बोल भर के दाल का, सब्ज़ी का, या बिरयानी है तो 3-4 आप चिकन के पीसेस, मटन के, व्हाट्सएवर आपने बनाया है, फ़िश है, चावल के साथ आप वो दे देते हो ना, वो कभी भी दोबारा चावल उस तरह से क्रेव नहीं करता। लेकिन हम क्या करेंगे, चावल बनाएंगे और शुगर वाले बंदे को कहेंगे आपको तो अभी जी चावल नहीं देने, या आपके तो चावल बंद हैं, आपको चावल नहीं देने। वो चावल को ज़्यादा क्रेव करेगा और उसके बाद जाके वो एंड अप करेगा, रोटी भी खा लेगा और बाद में जाके चोरी चावल भी खा लेगा। और मैं चावल की एक और आपको बात बताऊं व्यूअर्स, देखिए चावल इन इटसेल्फ आपके लिए बुरा नहीं है। जब बीमार होते हैं तो क्या कहते हैं, खिचड़ी बना दो या उबले चावल खिला दो। आपकी अगर अल्लाह ना करे टाइफॉइड भी हो तो आपको चावल नहीं आपके रोकते, बल्कि आपको कहते हैं कि आप राइस खा सकते हैं, दूसरी हैवी चीज़ें ना लें। तो चावल तो एक बड़ी लाइट कंप्लीमेंट है। अगर आप उसी चावल को तड़के वाले चावल बना दें, उसके अंदर आप तेल भी डाल दें, आप उसके अंदर दूसरी चीज़ें भी डाल दें, तो फिर वो सिर्फ चावल तो नहीं रहे ना। बिल्कुल। और ख़राब आपका मसला कर रहा है जो आपने एक्स्ट्रा चीज़ें डाली हैं। ट्रू। अगेन चावल नहीं है मसला, एक्सेस ऑफ ऑयल, एक्सेस ऑफ जो आपने उसमें स्पाइसेस डाल दी हैं। अब आप चावल हम जब बनाते हैं, जैसे चावल ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाते, वो नमक बढ़ाता है। वो नमक बढ़ाता है। सो इस वजह से इन चीज़ों का ख्याल करना है। जहाँ आप फ्लेवरिंग कर रहे हैं, अगर आपके घर में कोई हाई ब्लड प्रेशर वाला बंदा है तो फिर आपको मज़ीद एहतियात करें। अच्छा, आप चावल वर्सेस रोटी जो है ना, ये एक लड़ाई और डिबेट बड़ी चलती है कि चावल बेहतर है या रोटी बेहतर है। अगर हम कैलोरीज की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों में कैलोरीज का लेवल सेम होता है। एक में अगर 100 ग्राम्स में चावल की बात करूं और एक आप 100 ग्राम्स रोटी की बात कर लो, कैलोरीज दोनों में सेम है। दोनों में न्यूट्रिएंट्स में अगर बात करूं तो रोटी न्यूट्रिएंट्स में ज़्यादा बेटर है। फाइबर में बात करूं तो रोटी फाइबर में ज़्यादा बेहतर है चावलों की निस्बत। लेकिन अगर मैं गट हेल्थ की बात करूं तो उसके लिए चावल ज़्यादा आसान है, उसको डाइजेस्ट करना, गट हेल्थ को अपने आप को सिक्योर रखने के लिए चावल जो है वो ज़्यादा
सूटेबल हैं बजाय रोटी के। अब जिन लोगों को रोटी या चावल एलर्जी करता है वो तो ठीक है, जिसमें ग्लूटेन की हम एलर्जी की बात करते हैं, लेकिन ये एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है कि जी ग्लूटेन फ्री डाइट मैंने लेनी है। और इधर मैं आमना आपको ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगी। मुझे एक बात बताओ, जो बंदा रोटी चावल अपने मेन्यू में से निकाल देता है किसी घर के अंदर, उसका खर्चा कितना बढ़ जाता है? बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके अलावा ऑप्शन क्या है आपके पास? Yes. मतलब फिर एक देखिए ना- नॉर्मल फैमिली में तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, अगर एक बच्चा है या बड़ा है या कोई भी टीनेज है कि भी अब वो नया नया बच्चों को आता है शौक कि बस अब मुझे ये ग्लूटेन फ्री चाहिए, तो उसके लिए फिर आपके पास फिर बहुत आप जा रहे हैं limited प्रोटीन options पे। हैं। अब मुझे बताओ आमना, अगर एक बच्चा दिन की फुल मुर्गी एक बंदा खा रहा है, क्यों? क्योंकि उसने दोपहर में 2 पीस खा लिए, रात को 2 पीस खा लिए, वो तो प्रोटीन पे है ना। अब इतना गोश्त कौन अफोर्ड करे? बिल्कुल ऐसे। अब उसका अल्टरनेटिव बड़ा अच्छा आ जाता है, दालें। ठीक है, दालें और वो भी, मगर रोटी और चावल को 100% डाइट से निकाल देना तो घर के बजट को आउट करने वाली बात है। कंप्लीटली ऐसी है। और अपनी अच्छा, सेहत को खुद भी जाएंगे इस चीज पे, बाकी घर वालों को भी इस पे ले जाएंगे। भाई छोटे बच्चों को क्यों आप ग्लूटेन फ्री कर रहे हैं? अगर एक बच्चे को ग्लूटेन से एलर्जी नहीं है तो आप क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर। एग्जैक्टली। उसको आदत पड़ जाएगी नहीं इस्तेमाल करने की, जवानों को जब वो इस्तेमाल करेगा उसी रोटी और चावल को, तो उसको उसकी बॉडी को नहीं समझ आएगी क्या करे। बिल्कुल ये। पहले तो हमारे घरों में इस एलर्जी को माना ही नहीं जाता। और अगर किसी चावल और बेचारे को रोटी हो बड़ी तो। अच्छी चीज है Yes. आपके निजाम हजम को। जो बंदा डेली की चोकर के आटे की फाइबर वाली रोटी खाएगा उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, उसको ऊपर से इसबगोल नहीं लेना पड़ेगा। यस, जो कहते हैं ना छिलका, आपको छिलका नहीं खाना वो भी एक पड़ेगा। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आ गया ना वो हमारा। भी एक और एक्सपेंडिचर आ गया। सबकोल के पैकेट खरीद के लोग झल्ले हो जाते हैं और ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि आपको ज़रूरत क्यों पड़ रही है। यार एक वक्त होता था कि 10 मतलब आपके 50 रिश्तेदारों में से कोई एक रिश्तेदार है जो सबकोल को इस्तेमाल करता था और कहते थे भाई हमसे तो खाया ही नहीं जाता है सबकोल के छिलके के बगैर। अब हर घर के अंदर ऐसे ही है। छिलके के इतने बड़े बड़े पैकेट्स आए हुए होते हैं, ग्रोसरी में आ रहे हो। ग्रोसरी में आ रहे होते हैं, अगेन क्योंकि आपने रोटी चावल निकाला। उसके अलावा जुगनापी कॉन्स्टिपेशन के सिरप्स, कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन जो है ना वो रखी और हुई यार होती है लोगों ने। रोटी बनाने के तरीके बिल्कुल। बहुत से हैं। आप मुझे बताएं, क्या सिर्फ रोटी आटे से ही बनती है या मैदे से ही बनती है? बिल्कुल। अभी तो इतनी ज्यादा वेरिएशंस हैं हमारे पास, और इतना अगर आपने बेसन, बाजरा, बिल्कुल मकई जौ, की रोटी ले लें आप, जई। बिल्कुल मकई का आटा जो है वो मकई ये का सारी आटा। चीजें बहुत हेल्दी हैं। अब जैसे कि अभी हमने भी जो जिस तरह एक हमारी ब्रांड है, मेरी दोस्त ने और मेरी हमने बनाई है ऑर्गेनिक खाने पीने की। अच्छा, उसके अंदर भी हमने ग्लूटेन फ्री आटा निकाला है, सिर्फ इसलिए कि जो लोग बिल्कुल ही अपनी फाइबर को निकाल चुके हैं डाइट में से, अब वो डाइटिंग वाला बंदा भी ले सकता है, नॉर्मल बंदा भी ले सकता है। रोटी ठीक है, सफ़ेद आटे की जिसमें से चोकर निकाला हुआ है, हम भी नहीं उसको रेकमेंड करते। True. बट चक्की के आटे की जिसके अंदर चोकर ऐड हुआ है वो रोटी बहुत अच्छी है। अगर आप उस रोटी को और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं और उसके अंदर फ़ायदा डालना चाहते हैं, थोड़ा सा मकई का आटा डाल लें, हल्का सा आप उसके अंदर बाजरा डाल लें, आप उसके अंदर मोरिंगा डाल सकते हो, उसमें अजवाइन डाल सकते हो जो आपकी न्यूट्रिएंट्स को बेहतर करे। मेथी दाना बहुत सारे लोग कहते हैं हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, लेकिन जैसे हम बात करते हैं एंटी एजिंग की, तो आप उसी रोटी के अंदर थोड़ा सा वो ऐड ऑन कर दो, आपके बच्चों की डाइट में भी जा रहा होगा। अश्वगंधा की अगर मैं बात करूं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों को जब अलग से मैं कहती हूँ अश्वगंधा का पाउडर या जो है कैप्सूल यूज करो तो लोग कहते हैं कड़वा है। वही अश्वगंधा आप पूरी रोटी जो आटा आप बना रहे हो, डो बना रहे हो, उसी के अंदर आप थोड़ा सा डाल दो, बच्चे बड़े बूढ़े सब खा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा। सो व्यूअर्स, अल्टीमेटली वही वाली बात है ना कि किसी भी चीज़ को, किसी भी फूड ग्रुप को पूरा का पूरा आप निकाल देंगे। कितने लोगों ने अपनी डाइट में से फैट को निकाल दिया, उन्होंने कहा जी हम तेल इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। अच्छा, एक चाय की चमची भी नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, अगेन कॉन्स्टिपेशन होनी शुरू हो गई। उसके साथ साथ स्किन बर्बाद हो गई, क्योंकि बॉडी में अगर कोई जाएगी नहीं फैट वाली चीज़ तो आपकी स्किन इतनी बुरी एज करेगी। ऐसे ही है। अब मैं देसी घी खाने में भी इस्तेमाल करती हूँ, घर में लगाने में के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ। आपको पता है कि जब मैं जैसे कि शावर लेने के लिए जाने लगती हूँ तो मैं अक्सर अपने बालों के अंदर, जड़ों के अंदर, क्योंकि मेरे सर के ऊपर एक्जिमा हो जाता है, देसी घी लगाती हूँ। और देसी घी बाकी तेलों की बनिस्बत बड़े आसानी से आपके बालों से निकल जाता है। तो मेरा अपना जो एक मैं हेयर केयर का मेरी जो लाइन है उसके अंदर से मेरा एक ऑयल है जो आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। पहले मैं अपने सर में लगाती हूँ अपना देसी घी, और बाय द वे फेस एंड नेक पे भी लगा लेती हूँ। उसमें लैक्टिक एसिड होता है, वो इतना अच्छा है आपके लिए। आपने अगर फॉरएवर यंग रहना है ना तो आप फुल देसी बॉडी घी से पे दोस्ती देसी घी करें। लगाएं, सर के ऊपर लगाएं, और क्योंकि लोगों को स्मेल बॉदर करती है 15 मिनट पहले नहाने से। वॉश कर दो।
15 मिनट पहले नहाने से, और उसके बाद आप वॉश जो क्रीम्स और वो लगाने हैं, सिरम्स लगाने हैं, जिनको सारी सारी रात उसकी स्मेल को बर्दाश्त करना है, उससे बेहतर नहीं कि देसी घी की 15 मिनट आप बर्दाश्त करें। अब मैं यही तो चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि व्यूअर्स किसी भी चीज़ को अपने उसमें से निकालेंगे, डाइट में से डाइट में से आप सफ़र करेंगे, तो रोटी कितनी खाएं और कैसे खाएं। जो ट्रेंड आया था ना ये ऑयल को रिमूव करने वाला, ये हमने फैंसी जब डाइट्स और वीडियोस देखी थी ना, उसमें ये था रिमूव एवरी ऑयल एंड ऐड एवोकाडो ऑयल। तो एवोकाडो ऑयल कहाँ से आएगा भाई? इतना अफोर्डेबल है वो आपके लिए। इतना सा एवोकाडो व्यूअर्स 1500 से 2000 रुपए का आता है मार्केट में, एक एवोकाडो, 1 किलो नहीं, एक इतना सा, और वो है भी बाहर की चीज़, बाहर के मुल्क में कदरे सस्ता मिलता है क्योंकि वो वहाँ का है। अब हम जब पाकिस्तान में वो चीज़ यूज़ करने की, अब बेजल सीड्स जिनको हम कहते हैं तुखमलंगा, वो यहाँ पे मिल जाता है आराम से, हम कहते हैं चिया सीड यूज़ करो। अब चिया सीड इम्पोर्टेड है, महंगा है बिल्कुल, लेकिन ऑफ कोर्स चिया सीड के अंदर होते हैं ओमेगा 3, 6 और 9 जो आपको बेजल सीड में नहीं मिलते। वो आप किसी और चीज़ से सब्स्टिट्यूट कर लें। ट्रू, एग उसका बेहतरीन सोल्यूशन, फिश है। अच्छा, अब जो यहाँ पे मसला ये है कि हमारे यहाँ जब भी किसी को डायबिटीज़ डायग्नोज होती है ना, तो सबसे पहले उसको लोग कहते हैं कि तुम ना रोटी छोड़ दो और फिर टेस्ट करा के देखना। नो डाउट जब आप टेस्ट कराते हो अपने HbA1c तो आपकी शुगर रिवर्स्ड आती है, लेकिन हमने ट्रीट नहीं किया, हमने सिर्फ प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए निकाल के साइड पे रख दी है। क्या आपसे अगर मैं पूछूं कि जो आप सारी ज़िंदगी के लिए रोटी चावल छोड़ दें, आप छोड़ देंगी? हम नहीं छोड़ सकते, ये हमारा एक लाइफस्टाइल है। और जिन्होंने छोड़ी है ना व्यूअर्स 20-20, 25-25 साल, आज उनके जो ऐसे वावा मेडिकल इश्यूज निकल रहे हैं ना, हैरान कुन बात है। देखिए एक रोटी जो आपके हाथ जितनी हो, इस साइज की चपाती के आपकी इस उंगली से लेके इधर तक एक पूरा राउंड, बिल्कुल उतनी चपाती अगर आप खाते, अब बार बार कह रही हूँ यहाँ पे नान, रोगनी नान, खमीरी रोटियां, तंदूरी रोटियां, इनकी बात नहीं हो रही। हम रोटी चपाती तवे पे पकने और की बात करें, और अगर तंदूर में भी लगानी है तो फिर पतली और सफ़ेद मैदे की बनी हुई नहीं, बार बार कह रही हूँ मैदे की रोटी की हम बात नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। अच्छा, एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या कहोगे? एंड में यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लोगों की बातों में आके कि रोटी छोड़ दो वज़न कम हो जाएगा, चावल छोड़ दो वज़न कम हो जाएगा, वज़न कम होगा चंद दिनों के लिए, वज़न डबल वापस आएगा। रोटी चावल को कभी भी डाइट से ओमिट मत करो। हाँ, उसका पोर्शन साइज जो है वो कम कर लो। पोर्शन साइज कम करने से ये होगा, न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहेंगे, आपको जो हेल्दी फैट्स हैं वो भी मिलेंगे, आपका एक स्टेपल फूड जो है वो भी चलता रहेगा और आप हेल्दी रहोगे। बिल्कुल। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शुरू में आपसे बात की थी कि हम AI का इस्तेमाल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से मॉनिटर किया जाए। सोशल मीडिया की यूज़ पे तो हमने बड़ी दफ़ा बात की कि पेरेंटल कंट्रोल्स ये वो चीज़ें करें, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल और AI का इस्तेमाल बच्चों को स्कूलों में किस तरह से मुतासिर कर रहा है, आज हम एजुकेशनिस्ट से गाइडेंस लेंगे। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, हमेशा आपको कहती हूँ कि अगर आप हमारा प्रोग्राम ऑफ एयर जो चल रहा होता है वो देख लें तो शायद आपको ज़्यादा मज़ा आए, लेकिन जल्दी से हम किचन में नज़र डालते हैं क्योंकि अब जो हम बात करने वाले हैं उसके बाद हमने आमना इलियास को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करानी। जी कंग पाओ चिकन एंड एग फ्राइड राइस रेडी है, सर्व कर दिए। ऑसम। अब जो बात होने वाली है वो आपने बड़े गौर से सुननी है। अ मेजर रीज़न वाई आई वांटेड कि ये हम किचन वाला अभी मुका लें इज़ बिकॉज हमारे साथ आज तो बहुत ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हैं जो एक्सपर्ट्स हैं एजुकेशन की फील्ड में, और बल्कि स्कूल्स चलाती हैं, सिर्फ उनमें काम नहीं करती। तो A to Z इनको पता है कि वहाँ पे क्या होता है। AI, सोशल मीडिया पे पहले भी बात कर चुके हैं, उसको हल्का टच करेंगे। बट आपके भी 2 बेटे हैं। बिल्कुल, 3 माशाल्लाह। 3 माशाल्लाह 3 है। हाँ 3 है माशाल्लाह, तो 3 बेटे। अब बात यह है कि उनको भी सही तरीके से गाइड करना इस स्टेज पे ज़रूरी है। बिल्कुल। सो गाइडेंस लेते हैं हमारे साथ तो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हैं हमारे साथ। अम्बरीन अस्करी साहिबा हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रह चुकी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, प्रिंसिपल हैं एक प्राइवेट स्कूल में, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं, और 20 साल से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है तालीम की फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम अम्बरीन। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। अल्लाह का शुक्र। देखिए हमने एक और बंदा ढूंढ लिया बिल्कुल तालीम की फील्ड का। हमारी कोशिश, अच्छा असल में प्रॉब्लम पता है क्या है व्यूअर्स, तालीम की फील्ड से बहुत से लोग वाबस्ता हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से लोग इस फील्ड की तरफ इसलिए भी आए क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे थे,
तो सोचा कि यार हम भी स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, टाइम भी निकल जाएगा और साथ साथ बच्चों की फीस भी कम हो जाएगी या फ्री हो जाएगी। तो बहुत से लोग जो इस फील्ड में 20-20 साल से भी काम कर रहे हैं वो आए बेसिकली बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से थे और अब क्योंकि जॉब है तो कर रहे हैं। ऐसे लोग ढूंढना जो तालीम की फील्ड से वाबस्ता हैं और पैशनेट हैं, और जो जैसे मैं मीडिया के बारे में पैशनेट हूँ, शेफ़ आमना जो है वो अपनी बीइंग अ शेफ़ खाने के बारे में पैशनेट, तालीम के बारे में पैशनेट लोग बड़ी मुश्किल मिलते हैं व्यूअर्स अनफॉर्चुनेटली। तो अनदर वेरी पैशनेट पर्सनैलिटी दैट वी फाउंड, डॉक्टर सैयदा मनाल अकबर, एजुकेशनिस्ट हैं, 22 साल का एक्सपीरियंस है, लगता तो नहीं है 22 साल तो अपनी उम्र नहीं आपकी लग रही, वाइस प्रिंसिपल है प्राइवेट स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले सोशल मीडिया, डॉक्टर साहब आपसे ही शुरू करेंगे क्योंकि अमरीन साहब के साथ हम प्रॉपर प्रोग्राम इस पे कुछ अरसा साल पहले बल्कि कर चुके हैं। तब सोशल मीडिया का बड़ा वो था ना कि बच्चे सोशल मीडिया, अब आगे निकल गए हैं टुवर्ड्स एआई, लेकिन सोशल मीडिया पे पहले एक दफ़ा छोटी सी बात कर लेते हैं डॉक्टर साहबा, आप और मैम आप जी। सोशल मीडिया वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है मगर ख़तरनाक भी उतना ही है, ठीक उसी तरीके से जैसे एआई, जितने इसके फ़ायदे हैं उतने नुकसानात भी हैं। अब सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में अब इसको बैन कर दिया गया है, बच्चों को बिलो 16 अब दे आर नॉट अलाउड टू यूज़ इट, वो लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते। ओ भाई खुद स्टीव जॉब कहता था मैं बच्चों को फ़ोन नहीं देता। नहीं, स्टीव जॉब इज़ इन ट्रबल, वो खुद ट्रबल में आ गया। अब रिसेंटली उसने जो अपना दिया है बयान वो नहीं स्टीव जॉब्स तो अल्लाह के पास आई चला नो, गया वो जो था उसने रिसेंटली जो मोस्ट रिसेंटली दिया था उसने, तो उसने यही बात किया था कि ये सबसे डिजास्टर्स चीज़ उसने जो इन्वेंट कर दी थी, एंड दैट वाज वन थिंग दैट कोई भी इससे जो है ख़त्म नहीं कर सकता ताल्लुक। अब एआई जो है उसी का ही पार्ट है सोशल मीडिया। इंटेलिजेंस होती है जिसको कहते हैं जहानत, इंटेलिजेंट जो सोशल मीडिया होता है। अब इसके अंदर मसला ये होता है कि बच्चों को कंट्रोल नहीं होता कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे कहाँ पे जाते हैं, कैसे मतलब इसके डिफरेंट वेज होते हैं इस्तेमाल करने के, मगर जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉपरली आपको टेक केयर करना पड़ता है, पेरेंट्स को देखना पड़ता है कि उनके ऊपर कंट्रोल कितना लगाना है, आपने नहीं लगाना है, ये डेंजरस भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। अमरीन साहब आपको पता है बड़ी अच्छी तरह के बड़ी दफ़ा 6-6, 7-7 साल के बच्चे भी चुपके से अकाउंट बना लेते हैं। जी ऐसे है। देखिए 13-14 साल के बच्चे की तो समझ आती है। बिल्कुल। मेरी दोस्त की 7 साल की बेटी ने स्कूल में, क्योंकि घर पे तो अम्मी साथ पे बैठती थी या जब वो कुछ चीज़ यूज़ करती थी तो देखती थी, उस बच्ची ने स्कूल में बना लिया अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट चुपके से। उनके छोटा सा जो 4-5 सहेलियों का ग्रुप था उन्होंने, अच्छा उनमें से किसी की माँ ने पकड़ा इंस्टाग्राम का वो अकाउंट बच्ची का, वो उनके फ़ोन पे वॉटेवर लॉग इन करके अपनी माँ के रह गई होगी अंदर। लो जी माँ का तरा निकला। जब उन्होंने अपनी बच्ची का वो अकाउंट चेक किया तो देखा कि उसी के साथ में जो 3-4 सहेलियाँ और है वो भी उस 7 साल की मैम। बेहतर आप ही अब हमें आगे गाइड कर सकती हैं, बीइंग अ प्रिंसिपल आपकी तो सामने हर चीज़ आती होगी, आपकी भी एज अ वाइस प्रिंसिपल। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली यस, इट्स बीन 22 ईयर्स हम इस प्रोफेशन में हैं और हमने इन चीज़ों को बड़े क्लोज देखा है कि जब से सोशल मीडिया एंड देन नाउ एआई, जब सोशल मीडिया का टाइम आया था और जब मोबाइल स्टार्ट हुए थे उस वक्त भी मैं ये कहती थी कि बच्चों की एक्सेस थोड़ी सी कम होनी चाहिए। अब जो मेरे इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ हैं, मैं 2 वर्ड्स बड़ा यूज़ करती हूँ कि दे आर हेल्पलेस एंड होपलेस। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सेस, उनके एक कंट्रोल उनके हाथों से निकलता जा रहा है, क्योंकि आप जिस ज़माने में रह रहे हैं वहाँ पे आप इनको दूर नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ जो है वो डिसिप्लिन ख़त्म हो गया है। हमें यही नहीं पता कि हमने बच्चों को कितनी एक्सेस देनी है, कितने टाइम के लिए देनी है और क्या कंटेंट दिखाना है। अब स्कूल में भी जैसे आपने मुझे एक एग्जांपल दी, ये चीज़ बड़ी ज़्यादा कॉमन है और आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा हैरत होती है कि ये जो 6-7 साल के बच्चों को बहुत सी चीज़ों का पता है, क्योंकि हम चीज़ों को डील कर रहे हैं। ऐसी बातें देखिए व्यूअर्स, बच्चे कहाँ से आते हैं, बच्चों का एक फेवरेट सवाल होता है। ये सवाल बच्चे नॉर्मली 9-10 साल की उम्र पे पूछते थे। अब आपसे 4-5 साल का बच्चा आपको बता रहा है। जी, मेरी बेटी की एक दोस्त आई तो मतलब नूर 5 साल की है, अभी हुई है अक्टूबर में, वो बच्ची भी 5 साल की थी, प्ले डेट थी। तो वो आती है और बच्ची मुझे कहती है डू यू नो देयर इज अ बेबी इन माय मामा स्टमक। और फिर उसने मुझे पूरी बायोलॉजी समझाई। यस, हाय मेरी में कच्ची हो गई, मैं तो दिल चाहे जमीन फटे में अंदर गिरूं मरूं। अब अब मैं वो time एम्बैरेस खत्म के हो- मैं उसकी अम्मा को कैसे बताऊं कि तुम लोग जो बातें भी कर रहे हो वो उसको और उसको तक जा रही है। मैं यही कहती हूँ कि बच्चा अगर आपको देख नहीं रहा, वो आपको सुन रहा है। They are और listening to जो you. उनकी हैबिट्स डेवलप होती हैं वो आपको देखकर होती है। अब जहाँ सोशल मीडिया का ताल्लुक आ गया या एआई का टाइम आ गया है, एआई का टाइम है,
हम इसे जान नहीं छुड़ा सकते ना पीछे हो सकते हैं। हमें जान, इसके साथ चलना है। एआई की तरफ जाने से पहले डॉक्टर साहब आपसे और आपसे दोनों से एक सवाल है, आप लोग स्कूल पे कितना को अपना कंट्रोल रखते हैं कंप्यूटर की एक्सेस का? देखिए आप सबके, और आप लोग तो माशाल्लाह जिन स्कूल में आपके बड़े 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 फैबुलस किस्म के कंप्यूटर लैब्स हैं, ऑनेस्टली गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप कंप्यूटर लैब्स हैं, मुझे बताओ कंट्रोल कैसे करें? देखिए हम लोग तो घर में, अब मैं एज अ पेरेंट बात करूंगी, डेविल्स एडवोकेट बुरा ना बनाना, मैं माँ हूँ, मैंने 2 या 3 बच्चे देखने, बच्चे मेरे घर पे जो फनकारी करते हैं मेरे जिम्मे, जो मेरे बच्चे आपके स्कूल में फनकारी करते हैं वो तो आपकी प्रॉब्लम है। तो वहाँ 1 या 2 टीचर किस तरह 25 बच्चों को देखती है कि वो क्या कर रहे हैं कंप्यूटर पे? होता ये है कि नॉलेज देना बच्चों को, ठीक तरीके से उनको समझाना, सोशल अवेयरनेस देना पेरेंट्स को, बच्चों को, ये लाजमी है कि स्कूल दे पूरे वक्त। हम लोग ये करते हैं पेरेंट्स की, बहुत दफ़ा हम लोग सोशल अवेयरनेस देते हैं, उनके सेशंस होते हैं, फिर बच्चों के साथ भी बात करते हैं कि बच्चों को अवेयरनेस खुद से आए और उनको पता हो कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। अब बाकी सारे मुल्कों में क्या हो रहा है कि एआई इस्तेमाल तो सब कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ लिटरेसी, देयर इज़ अ लिटरेसी लेवल फॉर एआई, वो सिखा रहे हैं। तो हमारे स्कूल में भी और तमाम स्कूल्स के अंदर भी यही होना चाहिए कि एआई को एक लिटरेसी लेवल होता है जो सिखाना चाहिए। असल में बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं अमरीन साहिबा, और इस पे आई वांट योर ओपिनियन ऑन एज वेल, कि एआई की वजह से तो अब किसी को स्कूल जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तालीम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैडम इस पे भी अपना प्लीज़ ज़रा फीडबैक दीजिएगा। आई एम गोइंग टू कम बैक टू आल्सो, आई नो आपका भी, आप भी भरी बैठी है और मैं भी भरी बैठी हूँ इस बात पे। सभी भरे बैठे हैं। भाई बात ये कि गाड़ी चलानी है, हाँ गाड़ी चलानी है, चलानी आती तो उम्र तो हो सही गाड़ी चलाने की। भी बात है, मेरे पास ऑटोमेशन आ रही है यहाँ जानी, और लाइसेंसिंग होनी चाहिए कोई एआई की, कि अगर किसी ने भी एआई इस्तेमाल करना है तो वो लाइसेंस ले या कुछ करे, क्योंकि सच्ची बात है छोटे छोटे बच्चे बड़ी वाहियात वीडियोस बनाना शुरू हो गए हैं एआई के ऊपर, और आई एम सॉरी बट वो बड़ी मायूब सी चीज़ है। जी मैम, देखिए जहाँ आपने बात की कि स्कूल में एक्सेस कहाँ थे, जहाँ आपका कंप्यूटर का था, मेरा कितने ये लोग हैं, स्कूल में एक हद तक चीज़ों को यूज़ किया जाता है, वहाँ पे इतनी एक्सेस नहीं कि वो सोशल मीडिया का यूज़ करें, वो गूगल का इस्तेमाल करें, पेरेंटल कंट्रोल लगा होता है। और जब आप कंप्यूटर रूम में जाते हैं तो वहाँ पे वही चीज़ खुली होती है, वो विंडो खुली होती है जो उन्होंने यूज़ करनी है, ठीक है। वहाँ पे बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो गूगल सर्च करें। हाँ, अगर उसके एक्सेस मोबाइल्स, अगर वो मोबाइल चलाता है विच इज़ नॉट अलाउड, बट सम टाइम वो पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, बच्चे छुपा के क्लासेस में बैग से हमने कई दफ़ा निकाले, वो ले आते हैं। उस चीज़ का एक तो मॉनिटर करना, दूसरा पेरेंट्स में अक्सर देखें, आई एम पेरेंटिंग एक्सपर्ट, मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इसलिए बात करती हूँ कि पेरेंट्स का कंट्रोल कितना है अपने घर में बच्चों को हर चीज़ की एक्सेस देने के लिए। अब जो आपने कहा कि हम बच्चों की एक्सेस हर तरफ है, वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बात वो सही कह रही हैं। उसी स्कूल में 25 बच्चे जाते हैं, 26 उसी क्लास में 4 बच्चों ने जो है अपने इंस्टाग्राम के या फेसबुक के या स्नैपचैट के अकाउंट बना लिए, बाकी ने नहीं बनाए। तो वो क्यों बना रहे हैं? या तो हर बच्चा उसी क्लास का बना के बैठा हो ना, तो कहें कि यार ये स्कूल की गलती है। जी, जैसे कि कुछ बच्चे स्कूल आते हैं गाली निकालते हैं, कुछ बच्चे नहीं निकालते। आपके घर का माहौल बहुत फर्क घर का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। यहाँ पे मैं ब्रेक की तरफ जाना चाहूँगी। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी ना, अब मुझे आप दोनों से ये गाइडेंस चाहिए कि पेरेंट्स क्या करें, और उसके साथ साथ आपको कैसे पता चलता है कि बच्चे ने खुद असाइनमेंट किया या उसको एआई ने बना के दिया। कसमें मैनू नहीं फ़र्क पता चलता था, मतलब एज अ पेरेंट। हमजा, मेरे बेटे ने एक मुझे असाइनमेंट उसकी बायर उसने की थी, उसने मुझे भेजी, मैंने पढ़ी, मैंने कहा यार हमजा दिस इज़ रियली अमेजिंग है वो। फिर मैंने उसको फ़ोन करके कहा, मैंने कहा ये तो तुमने एआई कहता है ममा, यस मैंने आपको यही दिखाना था, अब मैं आपको भेजता हूँ जो एक्चुअली मैंने असाइनमेंट भेजी है। तो मैंने कहा फिर आप लोग किस तरह करते हो? फिर उसने मुझे कोई थियरी बताई, मुझे समझ नहीं आई। तो आप लोग ही मुझे समझा दें कि हाउ कैन यू टेल बच्चा, आपने एआई की इंस्ट्रक्शंस बच्चे को दे दी, अब बच्चे को एआई इस्तेमाल करना आ गया, अब वो अपने सारे होमवर्क एआई से करवा रहा है। ये रिसेंटली मैंने पकड़ा है ना केस। अच्छा, ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर साहिबा ने और अमरीन ने इतनी बसंत मनाई कि उन्होंने स्ट्राइक पे आके काले कपड़े पहन लिए आज हमारे शो पर। मैं कहा थोड़ी सी तो बसंत की बात करनी बनती है यार, अभी भी बसंत फ्रेश है। भाई आपने तो बड़ा अरसा पाकिस्तान से बाहर गुजारा है और वहाँ पे आपने अपनी ट्रेनिंग वगैरह की, तो वैसे उस वक्त तो बसंत होती भी नहीं होगी। नहीं थी बसंत मेरे लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम है ये। ओए मैं समझ गई, मैं क्यूटी पाए, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर मी। तो मैंने बड़ा एंजॉय किया एक्चुअली, इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। मगर माय हस्बैंड एंड माय फैमिली, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते डिफरेंट है, हमारा तो ये कल्चर था। हम तो यही थे। हम तो सच्ची बात है, मतलब आई डोंट मीन दिस इन अ नेगेटिव वे व्यूअर्स, बट
ईद से ज्यादा, रमजानुल मुबारक से ज्यादा, किसी भी चीज की आमद से ज्यादा बसंत की तैयारी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। कपड़े सिल रहे हैं सारा। पूरा साल अगर किसी चीज पे खर्चा करना था तो पिन्ने, गुड़िया और कपड़े, बस। सब रिकॉल होगी सारी मेमोरीज कल। अब देखिए ना, ये चीजें ज्यादा हों तो फिर बच्चों का भी रुझान कम हो टुवर्ड सोशल Towards मीडिया। social एब्सोल्युटली, media, एक्टिविटीज exactly, होना yes. करने के लिए, You see- हेल्थी एक्टिविटीज। जो चीज़ मैं बार बार व्यूअर्स को भी समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक मिस्टेक ये हम करते हैं कि हम बच्चों को उठा के ले जाते हैं चीज़ों पे, फैमिली का गेट टुगेदर है। अब बच्चों को कह दिया कि 8 साल के बच्चे को और 10 साल के बच्चे को कि तुम बुत बांध के साइड पे बैठ जाओ, तो वो क्या करेगा? ना वो बात कर रहा है, ना वो किसी के साथ हल्ला गुल्ला करेगा। अब वो डुक्कर में बैठे हुए हैं 2 बच्चे, बिल्कुल। तो वो क्या करेंगे? वो फोन और डिवाइस ही पकड़ेंगे ना। ऐसे ही है। ऐसे गिव देम हेल्दी ऑप्शंस। कहो कि बेटा जाओ लॉन में फुटबॉल बाहर पड़ा हुआ जाओ खेलो, हाँ, या बैट बॉल आपने रखा हुआ है बाहर के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, आप देते कुछ नहीं है और कहते हैं बच्चे हम बुत बन के बैठ सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स को जरूर कहूंगी कि स्कूल वाले इंगेज रखते हैं, इसीलिए उस पूरे टाइम में बच्चे फोन नहीं यूज करते। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने 3 दिन नोटिस किया होगा बच्चों ने फोन नहीं पकड़े। नहीं पकड़े उनके लिए एक तो न्यू था और उनकी नजरों ऊपर थी सब पहली rooftop दफा। पे थे। अच्छा, सो नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन, व्हाट टू डू। और कैसे पता चले कि एआई से आपका बच्चों ने काम किया हुआ है या अपनी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, असाइनमेंट्स की हुई हैं, या एक्चुअली खुद किए हैं? चेक कैसे करें? देखिए, जब बच्चा काम कर रहा होता है ना, उसके साथ उसके पेरेंट्स भी होते हैं कभी कभार, या इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली जब बच्चे काम कर रहे होते हैं, तो वो ऑब्वियसली एआई, जेमिनी, चैट जीपीटी, जिसको आप चैट बॉट कहते हैं ना, ये दिस इज़ वन ऑफ द एआई इंटेलिजेंस, उसमें से आप ये लोग हेल्प लेते हैं। अब मसला ये होता है कि इनको ट्रैक कैसे करना है। ट्रैक ऐसे करना है कि ऑब्वियसली जो टीचर्स होती हैं उनको अपने बच्चों का पैटर्न पता होता है, उनकी लैंग्वेज का पता होता है, उनकी वोकेबलरी का पता होता है, उनकी स्किल्स का पता होता है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ तक जा रही है वो भी पता होता है। वो सिर्फ एक स्मार्ट जो टीचर होती है ना, शी कैन एक्चुअली स्टैंड अप अ मॉड्यूल, उसको समझ आता है कि ये बच्चे की कितनी सलाहियत है कितनी नहीं। उसके साथ साथ जब घर में भी जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चों के ऊपर, उनको साथ साथ देखना चाहिए कि वो कहाँ से अपना काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। दिस इज़ अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम। और अगेन मैं यहाँ पे एक चीज़ को एम्फसाइज़ करूँगी कि पेरेंट्स को और स्कूल को एक साथ मिल के बच्चे को नर्चर करना चाहिए, और वो एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए बच्चे को कि वो ठीक तरीके से एजुकेशन को आगे लेके जाए, ना ही कि वो जो है नुकसानात पे लेकर आ जाए। अच्छा, आपके साथ कोई बड़ी फनी सा इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली? मैं इसी बात को आगे करूँगी कि कैसे पता चले। आई वॉज टेकिंग राउंड, और हमें सही बात है कि हमें अपने बच्चों के कैलिबर का पता होता है कि किस हद तक लिख सकते हैं। एक बच्चा देयर एंड वियर से नहीं निकल पा रहा, सडनली उसने कोई ऐसी कोई एक आला तरीन, एंड देयर वाज अ क्रिएटिव राइटिंग, और उसने क्रिएटिव राइटिंग की हुई थी। तो आई वाज जस्ट रीडिंग दैट। मैंने कहा किसने हेल्प किया? तो पहले तो कहते मैंने खुद लिखा। मैंने कहा नहीं, जस्ट टेल मी टू हु हेल्प यू। कहते चैट जीटीपी। मैंने कहा ठीक है, आपने उससे हेल्प ले ली, लेकिन आपने तो कॉपी पेस्ट कर दिया एज इट इज। समझ क्या आया? डजंट नो कि उसमें लिखा क्या था, उसको ये भी आइडिया नहीं था। इतने डिफिकल्ट वर्ड्स के शायद मुझे भी नहीं पता होगा। तो मैंने कहा बेटा, उसको सिर्फ आपने आइडियाज़ के लिए हेल्प लेना होता है, क्रिएटिव आइडियाज़ लेने होते हैं, देन यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अब पेरेंट्स क्या करें, देखें, जहाँ तक व्हाट्सएप स्कूल्स को रिस्पॉन्सिबल कहते हैं, जितना कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स का है स्कूल का, उतना ही पेरेंट्स का भी होना चाहिए। अगर एक बच्चा स्कूल से कोई असाइनमेंट लेकर आता है या स्कूल में करता है, पेरेंट्स उसकी हेल्प करें, ना कि हम लोग उसको छोड़ और दें कि अगर तुम आप AI से हेल्प नहीं ले कर लो। सकते, अब हेल्प का, बाय द वे व्यूअर्स, हेल्प का मतलब ये कि नजर रखें। नजर रखें। हेल्प का मतलब ये नहीं होता, देखिए मुझे इस चीज पे डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगी, बहुत इस चीज पे गिला होता है कि मैंने नूर को 5 साल की बच्ची को कहा कि बेटे आपने तैयार करना है, ये मटेरियल है, मामा साथ है, अगर कोई चीज स्टिक करनी है व्हाटएवर मामा इज देयर। अब वो 5 साल की बच्ची अपना लेके जाती है स्कूल, तो उसकी साथ जो बाकी की बच्ची हैं वो ऐसी को चीज लेके आई होती है कि वो बना, 40 साल का बंदा ना बना पाए। Yes, true. That's लोग it. बाकायदा जाके मतलब लोगों को दे देते हैं ऑर्डर projects पैसों के साथ। बनवाते हैं। परफेक्शन ले आती हैं उस चीज़ के अंदर, जिसकी वजह से बाकी बच्चे कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। नहीं, लेकिन बच्चे ने तो नहीं सीखा ना बच्चे यार। को खुद करने दें, बल्कि पेरेंट्स को ये स्कूल बात के ऊपर- समझ नहीं आती बल्कि एक्चुअली। स्कूल के ऊपर होना चाहिए कि दे शुड इवैल्यूएट और ठीक से एनालाइज करें और बताएं कि पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी कि हमने कॉन्सेप्ट को इवैल्यूएट करना है, कॉन्सेप्ट को एनालाइज परफेक्शन करना है। नहीं चाहिए, बट बच्चों Perfection को is खुद not लेकर everything. जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली। सो अपनी अगर आज की हम गुफ्तगू को कंक्लूड करें, उस ट्रायंगल की जो डॉक्टर साहब आप बात करी थी, मैं चाहूँगी कि आप उस पर ज़रा सा बात करें, जो एक टीचर, स्कूल और बच्चों का होता है। क्योंकि पहले तो ये होता था ना कि बच्चे का मिसबिहेवियर होता था तो माँ बाप को टीचर गाइड करता था कि जी ये नहीं, या इस सब्जेक्ट में बच्चा कमज़ोर है, हम स्कूल में तो कर रहे हैं, आफ्टर स्कूल रोक सकते हैं, वरना अगर आपने कोई ट्यूशन वगैरह का या कुछ करना है, क्योंकि हम इंडिविजुअली नहीं, बिल्कुल। उतना तो समझ आता था। बिल्कुल। लेकिन अब
बच्चों के मसाइल बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं। सोशल मीडिया, अब एक बच्चा है 8 साल का, उसका पूरा इंस्टाग्राम का अकाउंट बना हुआ है और माँ ने ही उसका अकाउंट बनाया हुआ है। अब बाकी जो 25 बच्चे स्कूल के अंदर हैं वो कहाँ जाएं? देखो इतने इतने से बच्चों को इन्फ्लुएंसर्स बना बिल्कुल दें। ऐसे ही है। सो इस स्टेज पे स्कूल और पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग होना कितना ज़रूरी है? वैसे मेरे ख्याल से जब मुझे याद है, जब मैं अपने स्कूल में थी तो हम कैसे पढ़ गए, आई हैव नो आइडिया। हमारे पेरेंट्स ने कभी स्कूल में आके शोर नहीं मचाया, टीचर्स को कंप्लेन नहीं की, या कभी किसी चीज़ के ऊपर इनसिक्योर नहीं फील किया कि टीचर्स के ऊपर आगे पढ़ गए, प्रिंसिपल्स को। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशन के साथ पहले सिस्टम चलता था। अभी जो बीच में जो जनरेशन आई है ना आपकी, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिलेनियल्स के बाद वाली जो जनरेशन आई है, ये इतने जेनजीज जो हैं ये इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो गए अपने बच्चों को लेके कि वो उनको खुलने नहीं दे रहे, उनको एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। दे आर अंडर वन अम्ब्रेला, दे आर नॉट गोइंग आउट ऑफ दैट, एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। 5 साल के बच्चे को कपड़े नहीं पहनने आते अपने खुद। बिल्कुल ऐसा ही है। मोबाइल यूज़ करना, उनको सेल फोन्स आता है यूज़ करना, दे हैव नैनीज अराउंड देम, दे हैव मेड्स अराउंड देम। ठीक है, हाउस हेल्प होना बुरी बात नहीं है, मगर आपको बच्चों को रिस्पॉन्सिबली बताना चाहिए कि उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको कैसे आगे लेके चलना है। भाई देखें, जिस तरह अमरीन ने बताया कि एक बच्चे ने इस तरह का मामला किया और इन्होंने पकड़ लिया, माँ बाप ने क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि माँ बाप को खुद नहीं पता कि उनके बच्चे का कैलिबर क्या है और एप्टीट्यूड क्या है, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही है। आपने कभी बॉदर ही नहीं किया। आपने सोचा महंगे स्कूल में बच्चों को डाल दिया तो खैर है। गवर्नमेंट सेक्टर में आई अंडरस्टैंड ये वाला इशू भी होता है कि बहुत से लोगों के बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं वो खुद पढ़े लिखे नहीं होते, तो जब उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनको नहीं समझ आती कि क्या करें। वहाँ पे भी स्कूल्स हेल्प आउट करते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन एक सर्टन तबका है जो बिल्कुल ही मेड्स बच्चे पाल रही हैं, स्कूल्स के ऊपर पढ़ाई का डाल दिया और ट्यूशन्स लगाएंगे, और इन 3 चीज़ों के थ्रू बच्चे पल रहे हैं, इसलिए आपको खुद पता ही नहीं चलता कि आपके बच्चे क्या करें क्या नहीं। अमरीन जी, हमारी गुफ्तगू को कंक्लूड कर दें प्लीज़। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि पेरेंट्स को स्पेशली कि अपनी आंखें आप लोग खुली रखें। हम एआई को और सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। ये हमारी ज़िंदगी संवारने के लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत हमारी क्रिएटिविटी को उन्होंने बहुत आगे कर दिया, लर्निंग हमारी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गई। लेकिन उसके साथ साथ बच्चों में एक डिसिप्लिन लेके आएँ, आप उन पे नज़र रखें कौन सा कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो होमवर्क्स कर रहे हैं, चाहे वो कुछ रिसर्च कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, कुछ भी है। लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे पेरेंट्स सिर्फ बात करते हैं लेकिन नई चीज़ों को वो भी नहीं सीख रहे। सो उनको चाहिए कि वो अपने आप को अपग्रेड करें कि आपका बच्चा अगर असाइनमेंट करता है तो वो किस लेवल का है। एआई ने बहुत हेल्प किया है, आगे ज़िंदगी यही लाइफ यही आ रही है कि एआई का टाइम है, हमें उसमें आना है, लेकिन एक डिसिप्लिन लेकर आए लाइफ में, बच्चों की लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आए। और स्पेशली ये जो हमारे छोटे बच्चे हैं 5 साल 10 साल, ये अभी बहुत छोटे हैं, इनको नहीं पता कि ये कंटेंट सही है, ये साइट सही है, ये गलत है, उनको इसका डिफरेंस नहीं पता, और ये हमें बताने की जरूरत है। जो चीज़ें आप एक दफ़ा सोशल मीडिया पे और वर्ल्ड वाइड वेब पे अपलोड करते थे ना व्यूअर्स, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहते बिल्कुल रहते। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पूरे पूरे करियर बर्बाद हो गए क्योंकि 13 साल या 14 साल की उम्र पे या 18 साल की उम्र पे कोई उन्होंने ऐसी पोस्ट या ऐसी मायूब सी चीज़ लगाई जो उनके ऑफिस वालों ने या उनके किसी बॉस ने या उनके किसी यूनिवर्सिटी के वालों ने पकड़ ली और उसके बेस पे पूरी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो गई। बिल्कुल, जो चीज़ आपने वर्ल्ड वाइड वेब पे सुट दी ना व्यूअर्स, वो फिर खुली है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो वी हैव टू बी केयरफुल, हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। जैसे आप अपने घर के दरवाजे लॉक करते हैं और सोचते हैं कि आपके बच्चे प्रोटेक्टेड हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि कौन लोग आपके घरों के अंदर घुस के आ रहे हैं, बेडरूम्स के अंदर, बाथरूम्स के अंदर, प्राइवेट स्पेसेस के अंदर, क्योंकि बच्चों घर पर आ गई है। अब बाहर का तो इतना डर नहीं रहा। वही कह रही हूँ ना, बाहर का तो डर ही नहीं रहा। हम अपने घरों को लॉक करते थे कि बाहर का बंदा ना आ जाए, अब अंदर का बंदा ही, जो हमारे छोटे बच्चे हैं जिनको नहीं पता, दे डोंट नो एनी बेटर, वो ये डिवाइस पकड़ के बैठे हुए होते हैं और हर बंदा आपके घर के अंदर घुसा है। बड़ी दफ़ा बच्चे अपने कमरे में जाके दरवाज़ा बंद करके वीडियो ऑन करके किसी रैंडम बंदे से बात कर रहे हैं, फिर अजीबोगरीब चीज़ें भी निकल आती हैं और फिर मामला बहुत कुछ। सो व्यूअर्स, प्लीज़ एआई एंड सोशल मीडिया से भी प्रोटेक्शन की हमारे बच्चों को ज़रूरत है। प्रोटेक्शन इस लिहाज से कि हमने उनको प्रोटेक्ट करना है और उनको हमने एम्पावर करना है, इनेबल करना है गाइडेंस देके, बिल्कुल ऐसे, ताकि वो सही इस्तेमाल करें। ना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अमरीन अस्करी साहिबा का शुक्रिया, डॉक्टर सैयदा मनाल अकबर साहिबा का शुक्रिया, एंड ऑफ कोर्स हमारी प्यारी सी शेफ़ आमना इलियास का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में व्यूअर्स याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।